फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोग आ पाए। मेरा नाम ओवैस कासमानी है, मैं प्रिंसिपल हूँ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट होगी कैफ की इंशाल्लाह ये वाली। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो भी कैफ में मिड में होंगे। क्वालिफाइंग वाले तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं होंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि ऑडियंस को जरा सेग्रीगेट कर लें। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम कैफ देंगे या जिन्होंने अभी पीआरसी दिया है या पास किया है? ठीक है। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेजॉरिटी ग्रुप ए में है, जिनकी मेजॉरिटी ग्रुप ए में? ठीक है, सही। यानी कि ग्रुप ए के ज्यादा है। और ग्रुप बी वाले कितने हैं? जबरदस्त, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ स्टूडेंट से जो फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहेंगे कैफ की। ठीक है, आप लोगों ने डेफिनेटली पेपर्स वगैरह देख लिए होंगे कि कैफ में कौन से पेपर्स हैं, ग्रुप में किस तरीके से डिवाइडेड हैं, अटेम्प्ट्स कब होती है, पेपर्स कब होते हैं। आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया होगा, जो नहीं होगा वो डेफिनेटली हम आपको यहाँ पे बता देंगे। सही है। सबसे पहले माइंड में ये आता है कि यार जब हम कैफ में अपेयर होने जा रहे हैं तो पीआरसी एक कंपैरेटिवली इजियर लेवल है। तो उसमें यही हो रहा होता है कि यूजुअली बच्चे पांचों पेपर साथ दे रहे होते हैं, जिसकी एग्जामिनेशन होती है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स एक साथ दे देता है। लेकिन कैफ में ऐसा नहीं है। कैफ में ये हो रहा होता है कि बच्चे सेट ऑफ पेपर्स दे रहे होते हैं किसी अटेम्प्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले ये माइंड में आता है कि एक अटेम्प्ट में कितने नंबर ऑफ पेपर्स दें। जब बच्चा पीआरसी के पेपर दे रहा होता है जून में, जुलाई में या फिर दिसंबर में, जनवरी में, तो उसके माइंड में एक सवाल होता है कि यार अभी जो कैफ की अटेम्प्ट है वो मार्च में फौरन से आ जाएगी या फिर सितंबर में फौरन से आ जाएगी, तो हमारे पास मैक्सिमम 2 महीने या 1 महीना। तो उसमें एक सवाल होता है कि यार एक पेपर की तरफ जाया जाए, वो एक पेपर कौन सा हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस टाइम पीरियड पे खड़े हुए हैं कि जो अभी बच्चे पीआरसी से आ भी रहे होंगे या फिर या पहली अटेम्प्ट कैफ की दे रहे होंगे, तो उनके लिए मसला नहीं है, क्योंकि उनके पास स्ट्रेट 6 मंथ्स मौजूद है। और फिर ये वो वाली अटेम्प्ट है जिसमें आपके पास ना ही कोई गर्मियों की छुट्टियां हैं या फिर आपके पास कोई बारिशों का सीजन है या फिर इसके अलावा कोई ईद की छुट्टियां हैं या रमजान है या फिर बकरीद वगैरह की छुट्टियां, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये वो अटेम्प्ट होती है जिसमें बंदा ज्यादा से ज्यादा पेपर ऑप्ट करता है और उसको पास करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मैं मैंने पहले आपको बताया कि मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम कैफ दे रहे हैं। तो आपके लिए तो सबसे बेहतरीन मौका ये है कि अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जो है नॉर्मल तरीकेकार यही होता है कि ग्रुप ए पहले दे दें पहली अटेम्प्ट में और फिर ग्रुप बी दूसरी अटेम्प्ट में दे दें, कोशिश कर सकते हैं। और सीए में ये एक तरीके से समझे कि ट्रेंड रहा है कि जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर्स पास करना शुरू कर देता है ना, तो उसकी स्ट्रीक कंटिन्यू हो जाती है। मैं ऐसी अपनी तरफ से कोट नहीं कर रहा, आप जाके हिस्ट्री में मालूम कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं जिन्होंने पढ़ा है। आप उनसे पूछेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते हैं, फिर सेकंड अटेम्प्ट में पास करते हैं, एक स्ट्रीक बन जाती है, फिर पेपर पास होना शुरू हो जाते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि यार हम जो सीए के बारे में सुनते हैं कि बच्चे फेल हो जाते हैं, फला ऐसी चीजें, ज्यादा नंबर ऑफ पेपर्स नहीं उठाते। हम सबके लिए जो सबसे बड़ी यूटिलिटी आज के दौर में वो क्या है? वो पैसे नहीं, वो टाइम है। हम सबके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, पैसे होने के बाद फ्री मिल जाता है पर टाइम नहीं मिलता। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि आप जल्द से जल्द चीजों को प्लान करें, क्योंकि इस पे हमारी एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो इस पे रिलाई कर रही होती है। वो क्या होती है? वो होती है आपकी इंडक्शन। और इंडक्शन का एक प्रीरिक्विजिट ये भी है कि आपका कैफ अच्छे तरीके से और जल्द से जल्द पास आउट हो जाए, तो आपको एक अच्छी फर्म या फिर आप इंडस्ट्री में जल्दी से जा सकते हो। तो फॉर दैट जरूरी है कि हम ये वाला कॉम्बिनेशन ऑप्ट कर लें। ठीक है, ये तो मेरी बात हो गई उन स्टूडेंट से जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट पहली बार कैफ अटेम्प्ट करेंगे। सही है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कैफ में कहीं ना कहीं मिड में है या बिल्कुल फाइनल्स में। ठीक है, अब मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट से जो अक्सर कंफ्यूजन अभी एक चल रही है बहुत ज्यादा कि हमारे हैंड्स ऑन कोर्सेज का किसने सुना है? हैंड्स ऑन कोर्स का बस एक ही बच्चे ने सुना है, बाकी हैंड्स ऑन कोर्सेज का किसी को पता ही नहीं है। हैंड्स ऑन कोर्सेज का कैफ में किसी को आइडिया नहीं है। 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, एक का नाम है पीपीई, एक का नाम है एमएस ऑफिस। ये कैफ के पेपर्स के अलावा है। ठीक है, ये हैंड्स ऑन कोर्सेज आप लोगों को देने पड़ेंगे। तो इसमें भी ऑडियंस जो है वो सेग्रीगेटेड है। एक वो स्टूडेंट्स है, मैं पूछ लेता हूं, आई डोंट नो कि अभी होंगे कि नहीं होंगे, कोई ऐसा बच्चा जिसकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी ये वाली? होगा नहीं मेरे ख्याल से, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, बट मैं बता देता हूं ऑनलाइन कोई ना कोई देख रहा होगा। वो स्टूडेंट जिनकी एक क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है और अगर वो स्टूडेंट जो है इंशाल्लाह उनकी इंडक्शन हो जाती है 1 मार्च से पहले 1 मार्च 2023 से पहले अगर उनकी इंडक्शन हो जाती है तो दोनों हैंड्स ऑन कोर्सेज उनके रिलीव हो जाएंगे। उनको पीपीई और एमएस ऑफिस का कोर्स नहीं करना पड़ेगा। फिर हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी कुछ अटेम्प्ट्स ज्यादा हो गई होगी और वो पुरानी स्कीम से अब चलकर आ रहे होंगे। तो इन दैट केस अगर किसी ने पीसीएससी, कुछ ऐसा स्टूडेंट, किसी को ऐसा स्टूडेंट जिसने पीसीएससी कर लिया है, ठीक है, वो स्टूडेंट जिन्होंने पीसीएससी कर लिया है 1 मार्च 2022 से पहले, 1 मार्च 2022 से पहले उसने पीसीएससी कर लिया है,
तो उसका पीपीई एग्जाम हो जाएगा। सही है, 2 हैंड्स ऑन कोर्स का एग्जाम हो जाएगा। अब बचे इन बिटवीन वो बच्चे जिनकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट या तो आगे अगली अटेम्प्ट होगी या उसके बाद होगी, ठीक है। डेफिनेटली वो 1 मार्च 2023 में वो इंडक्शन उनकी नहीं हो पाएगी। फिर इन दैट केस आप लोगों को ये दोनों हैंड्स ऑन कोर्सेज करने हैं। अब कितने स्टूडेंट्स ऐसे कि जिनकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट मार्च 2023 के बाद है? सभी होंगे, काइंडली हैंड रेज कर दें। सब स्टूडेंट है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी अभी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, कोई ऐसा नहीं है। एक तुम्हारी भी अभी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दी है तुमने, अभी होगी ये वाली जो हो चुकी, वो क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी, वो नहीं है जो होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि तुम पेपर दोगे मार्च 2023 में, तुम्हारा रिजल्ट आएगा मई में, फिर तुम इंडक्शन के अप्लाई करोगे तब तक सितंबर आ चुका होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो एग्जामिनेशन है वो लैप्स कर जाएगी 1 मार्च 2023 से एक दिन पहले। सही है, तो इसका मतलब ये होगा कि सारे स्टूडेंट जो है वो पीपीई और हैंड्स ऑन एमएस ऑफिस का कोर्स करेंगे। तो इस कोर्स के बारे में अब आपको नाम ही नहीं पता था तो मुझे डेफिनेटली आपको पूरा बताना पड़ेगा। पीपीई बेसिकली एक समझ लो कि अगर मैं इसको बिल्कुल जेनरिक कर दूं, ये कम्युनिकेशन कोर्स है। इसमें आपको जो है बेसिकली इंस्टीट्यूट जो पढ़ाएगा वो बेसिकली करिकुलम में ये होगा कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे होती है, स्पीच कैसे होती है, ग्रुप डिस्कशन कैसे होती है, उसको लीड करना है तो कैसे करेंगे, टीम मेंबर कैसे बनते हैं, रोल प्लेस करवाए जाएंगे ताकि आपको जो कम्युनिकेशन के जो भी समझ लो कि रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता चल जाए। ठीक है, ये कोर्स जो है बेसिकली आईके तरीके से डिजाइन किया है। ये ऑलमोस्ट 100 आवर्स का कोर्स है, ये 3 महीने के अरसे में होगा। ठीक है, और हफ्ते में जो है 8 आवर्स के एलोकेट किए जाएंगे। अब उसमें आपके पास 2-2 घंटे की आपके पास 4 क्लासेस भी हो सकती है, 3-3 घंटे की आपके पास 3 क्लासेस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो बच्चे अभी क्या करेंगे कि जो कैप में एडमिशन लेंगे तो कोशिश करेंगे कि वो हैंड्स ऑन कोर्सेज भी साथ साथ एडमिशन लेना शुरू कर दे, तो उसको भी प्लान कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, बात करें एमएस ऑफिस की, तो एमएस ऑफिस नाम से ही पता चल रहा है कि सारी एमएस ऑफिस की चीजें होंगी। उसमें भी सेम चीज है कि 96 आवर्स का ऑलमोस्ट कोर्स होगा, 100 आवर्स का कोर्स होगा, और ये हफ्ते में आपकी इसमें भी 4 या 3 क्लासेस होंगी, 8 घंटे का हफ्ते में इसमें एलोकेशन दी गई है। 3 महीने में ये कोर्स होगा। ये मैं बार-बार 3 महीने क्यों कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर बच्चे करते हैं क्या, प्लानिंग नहीं करते। जब वो प्लानिंग नहीं करते तो होता ये है कि उनका कैप अगर टाइमली पास हो जाए, जो कि इंशाल्लाह अच्छी चीज है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर प्लानिंग नहीं होगी, अगर उन्होंने हैंड्स ऑन कोर्स कंप्लीट नहीं किया होगा, तो उसका सबसे बड़ा मसला क्या है, आप लोगों ने कोशिश की, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कैप पास कर लिया, आप डेफिनेटली इंडक्शन के लिए जाओगे। इंडक्शन के लिए जाओगे तो सबसे पहले प्रीरिक्विजिट ये है कि आपका कैप भी पास होना चाहिए, आपके दोनों हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपका हैंड्स ऑन कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपकी इंडक्शन नहीं होगी, आप डेफिनेटली परेशान होकर इंस्टीट्यूट आओगे, आप कहोगे यार मुझे हैंड्स ऑन कोर्सेज का सर्टिफिकेट दे दो क्योंकि मेरी इंडक्शन की एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो रही। तो इन दैट केस क्या मसला होगा, इंस्टीट्यूट आपको कहेगा कि आपको 3 महीने का कोर्स करना है। सर एक कोर्स 3 महीने तो 2 कोर्स 3 महीने, यार दोनों साथ ही करोगे ना। इन दैट केस आपने 3 महीने, तो फिर अब जाहिर सी बात है जब इंस्टीट्यूट आपको ये बात बोलेगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप ये बोलोगे सर 3 महीने का अगर कोर्स है तो इंडक्शन तो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में बंद हो रही है, तो इसका मतलब मेरे स्ट्रेट 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे। सीए में जहां पे मुश्किलात की वजह से, लोगों के अपने प्रॉब्लम्स की वजह से, तैयारी ना होने की वजह से पेपर्स रुक जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक सिली मिस्टेक की वजह से, एक प्लानिंग ना होने की वजह से, एक पैटी से जो 2 हेड्स और कोर्सेज आपके रह जाएंगे, तो इसको भी अपनी प्लानिंग में शामिल कर लें। मैंने 2 बातें की यहाँ पे, एक उन स्टूडेंट से मैंने मुखातिब किया है कि जो फर्स्ट टाइम कैफ में आ रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि उनको पेपर्स किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप ग्रुप ए और ग्रुप बी में भी जा सकते हैं। बाकी पेपर के बारे में सर आप पूरा गाइड करेंगे, पेपर कॉम्बिनेशन के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। जैसे कि मैंने कहा कि कैफ का और पीआरसी का टेन्योर बड़ा मैटर करता है इंडक्शन में। और दूसरी चीज की मैंने क्या बताया आप लोगों को, हैंड्स ऑन कोर्सेज के बारे में। मैं कंक्लूड कर देता हूं हैंड्स ऑन कोर्सेज को। जिन बच्चों ने पीसीएससी कंप्लीट कर लिया है 1 मार्च 2022 से पहले, 1 मार्च 2022 से पहले अगर किसी ने पीसीएससी कंप्लीट कर लिया है, उसका पीपीई एग्जाम है। जिसकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट ये वाली है, इंशाल्लाह वो क्वालिफाई कर जाता है और इंशाल्लाह उसकी इंडक्शन हो जाती है 1 मार्च 2023 से पहले, तो उसका पीपीई और एमएस ऑफिस एग्जाम हो जाएगा। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसके बाहर, वो सब पीपीई और एमएस ऑफिस देंगे, तो आपको प्लान करना होगा अकॉर्डिंगली। तो जोरदार तालियों के साथ सर मुर्तजा कायद को इनवाइट करते हैं। सर मुर्तजा कायद यहाँ के फाउंडिंग डायरेक्टर भी हैं, और 2 जो कोर पेपर्स हैं आपके पास, जिसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है और टैक्सेशन का पेपर है, सर मुर्तजा कायद लीड करते हैं, ना कि सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान में। और ये सर आजा प्लीज काइंडली। और ये जो पेपर्स हैं, ये सेट ऑफ पेपर्स है जिसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपके पास FAR 1 है, FAR 2 है, FFR है,
और MSA है, तो सर मुर्तुजा कायद ये पढ़ाते हैं। और एक और अच्छी बात ये है कि जो एडवांस टैक्सेशन का जो पेपर है, तो कैफ 2 भी सर मुर्तुजा कायद पढ़ाते हैं और एडवांस टैक्सेशन भी सर मुर्तुजा कायद पढ़ाते हैं। एक दफा रिक्वेस्ट है, जोरदार ताली हो जाए सर मुर्तुजा कायद के लिए। अभी जाने दो इसको। अब नहीं करना, लाइट्स ऑन करना है। Bismillahirrahmanirrahim. This is Murtaza Guide, one of the co-founder of this institute, that is IQ School of Finance. सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आप सबका वेलकम करना चाहूंगा कि आप लोग इस सेशन में पार्टिसिपेशन की, बहुत जो कि स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ फिजिकली मौजूद हैं और जिन स्टूडेंट्स ने मैं ऑनलाइन ज्वाइन किया है। थोड़ा सा मैं अपने हवाले से बात करूंगा, थोड़ा सा मैं इंस्टीट्यूट के हवाले से बात करूंगा और बहुत सारी बातें इस डिस्कशन पे करूंगा कि आपकी ये जो कैफ की जर्नी जो कि कुछ 6-8 महीने साल भर पहले स्टार्ट हुई होगी या अब स्टार्ट होने लगी है, तो इस जर्नी में आपके आईकैप की क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो क्वालिफिकेशन है, इस क्वालिफिकेशन को अचीव करने के लिए जो आपका आईकैप एग्जामिनर है वो आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और किस तरह से अगर हम इनकी एक्सपेक्टेशन एट पार अचीव कर ले तो हमारी सीए की जर्नी सेफली रन हो सकती है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मार्च 23 में कैफ की पहली अटेम्प्ट बनने जा रही है? हम मार्च 23 में कैफ में पहली बार बैठेंगे और सीई की पहली बार एग्जामिनेशन में अपेयर होंगे। नहीं सर, सीए की एग्जामिनेशन में पहली बार अपेयर नहीं होंगे, हम तो पहले भी पीआरसी देकर आए। तो एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि पीआरसी इज नॉट सीए, पीआरसी इज जस्ट एन एप्टीट्यूड टेस्ट टू मेक श्योर टू इंश्योर कि यू आर एलिजिबल टू डू दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जिस तरीके से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, आईबीएलएम्स वगैरह में जाते हो, एनआईटी वगैरह में जाते हो, तो यूनिवर्सिटीज में जाने से पहले हमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है ना। तो इसी तरीके से ये जो पीआरसी आप लोगों ने क्लियर किया है और घर वालों को ये कहा है कि हाथी तो निकल गया बस अब दुम रह गई है, ऐसा नहीं है। अभी तो आप सीए में आए हो, अभी तो आप सीए में आए हो। ये जो पीआरसी थी इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रीरिक्विजिट कॉम्पिटेंस, ऐसा कुछ है ना। और इससे पहले ये एएफसी के नाम से हुआ करता था, असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉम्पिटेंस। तो इसके नाम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं गया, ये तो सिर्फ आपकी एक बेस नॉलेज टेस्ट करने के लिए किया गया था कि अदर आप में कैपेबिलिटीज है, अदर आपका ये डेकोरम है कि आप लोग सी के लिए एलिजिबल भी हुए इन योर वंस योर पीआरसी। तो आगे समझते हैं कि हाँ यार इतना कैलिबर है कि हम सी भी आने वाले वक्तों में 1.5 पूरा कर ही लेंगे। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो मुझे ऐसा नजर है जिनकी मार्च 23 में पहली अटेम्प्ट है। और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी सितंबर 22 में एग्जाम देकर आए, अब मार्च 23 में दोबारा एग्जाम देंगे? जबरदस्त। देखिए जो बेचारे बिल्कुल नए हैं जिनकी मार्च 23 में पहली अटेम्प्ट है, तो उनसे तो मेरी शिकायत नहीं है कि उनको हैंड ऑन कोर्सेज के बारे में नहीं पता था, तो उनका तो चलो बनता है कि उनको हम बताएं। लेकिन तुम लोग ज्यादातर स्टूडेंट्स तो वो जो कि 6 महीने से सीए स्टार्ट में दबा के कमेंट किए जा रहे हो, आईक्यूब को बुरा भला कहे जा रहे हो, तो तुम लोगों को भी नहीं पता कि हैंड ऑन कोर्सेज क्या है। मैं रिपीट कर दूं, जिस बंदे ने भी तुम्हें सीए में लाने के लिए घेरा होगा उसने तुम्हें बताया होगा कि सी के 3 लेवल्स हैं, पीआरसी, कैश, सीफैप, और सीफैप के साथ ही आप एमएससी की भी पर्चे देते हो, वो वेस्ट नहीं होगा। तो 3 लेवल्स हैं जिसमें सी के जो 20-21 पर्चे वो डिवाइड हुए हैं। पीआरसी में हमने 5 पर्चे देने हैं, कैश में हमने 8 पर्चे देने हैं, सीफैप में हमने 6 पर्चे और 2 एमएससी के पर्चे देने हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक जस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये चेक करने के लिए कि भाई आपकी औकात है सीए करने की या नहीं, और सीए असल स्टार्ट होगा यहां से। इस पीरियड में आप फुल टाइम स्टूडेंट हो
यानी कि आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। लेकिन इस पीरियड में आपने अपनी स्टडीज के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग को भी मैनेज करना है। यानी इन पेपर्स के वक्त तो आपके पास 24 घंटे जो भी दिन में अवेलेबल है वो खाना पीना सोना और उसके साथ पढ़ना है। लेकिन इस पीरियड में आपका मेजॉरिटी टाइम आपका फर्म खा जाएगी। अभी जो भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इट कैन बी एनी बिग फोर फर्म, इट कैन बी अदर देन बिग फोर फर्म, या कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी वो खा जाएगी, और साथ साथ अपने सीए फाइनल के इन 5 पर्चों को मैनेज करना है। अब यहाँ से जो आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी ना, आर्टिकलशिप स्टार्ट होने की कंडीशंस क्या क्या है? हमारा पीआरसी क्लियर हो, हमारा कैफ क्लियर हो, और 2 एडिशनल हैंड ऑन कोर्सेज हैं जो कि इस नई एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2021 में आपके करिकुलम में ऐड किए गए कि आपने पीआरसी, कैफ और 2 हैंड ऑन कोर्सेज कंप्लीट कर लिए होंगे तो आपकी 3 साढ़े 3 साल की आर्टिकलशिप का पीरियड स्टार्ट होगा। जब तक मेरा कैफ का एक भी पेपर रहता है या जब तक मेरे हैंड ऑन कोर्सेज रहते हैं, मेरी आर्टिकलशिप का पीरियड काउंट नहीं किया जा रहा होगा। तो बड़ा जरूरी है कि हम मार्च 23 में पहली अटेम्प्ट दे रहे हैं या मार्च 23 में दूसरी अटेम्प्ट दे रहे हैं या मार्च 23 में तीसरी अटेम्प्ट दे रहे हैं। ऑन एन एवरेज हमारे पास जो स्टूडेंट्स बैठे हैं अगले साल 1.5 साल में उनका कैफ क्वालिफाई हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। तो आपने इस अगले 1-1.5 साल में मैं कैफ के 8 सब्जेक्ट्स को तो प्रिपेयर करूंगा, कैफ के 8 सब्जेक्ट्स को तो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन साथ साथ मेरे पास जो 2 हैंड ऑन कोर्सेज है उनको भी कवर करना है। अब इन कोर्सेज में आपको कोई एग्जाम वगैरह में अपेयर नहीं होना, मोस्ट लाइकली आईकेप पे थोड़ी क्लैरिफिकेशन वगैरह आने वाले वक्त में दे देगा। आईकेप का एक मिनिमम आवर्स का क्राइटेरिया है कि आपने सर्टेन रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से कोई 90-100 घंटे की एमएस एक्सेल और प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से कोर्सेज वगैरह अटेंड करने हैं, और इन दी एंड इंस्टीट्यूट आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन प्रोवाइड कर देगा कि भाई फला बच्चे ने हमारे पास 80-90-100 घंटे का ये कोर्स में अपेयर हुआ है, तो इसकी बेसिस पे आपकी इन एग्जाम्स की और आर्टिकलशिप की एलिजिबिलिटी बन जाएगी। तो घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई पेपर वगैरह एडिशनल क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो आईकेप का मिनिमम एक टाइम है वो तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। बात करते हैं कैप के हवाले से, लेकिन थोड़ा सा कैप के हवाले से डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं अपना एक बैकग्राउंड शेयर कर दूं, अपनी एक जर्नी शेयर कर दूं कि मैं यहाँ इस क्वालिफिकेशन में कैसे अचानक से आ गया और यहाँ तक आप लोगों के सामने पहुंच गया। इस आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड तो नहीं है, मतलब कोई बहुत तवील बैकग्राउंड तो नहीं है। तकरीबन 2 साल का अरसा ही कंप्लीट हुआ इंस्टीट्यूट को क्रिएट किए हुए, मतलब इस इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश हुए हुए, लेकिन जो टीचर्स हैं वो सारे पुराने टीचर्स हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने 2011 में सीए जर्नी स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में मेरे सीए के सारे पेपर्स कंप्लीट हो गए। मतलब अल्लाह का बहुत करम और एहसान है और मेरी टीचर्स की सारी मेहनत है, मेरा सीए की जर्नी में कोई पेपर भी आज तक फ्लंक नहीं हुआ। प्लस 2 सब्जेक्ट्स में मुझे अल्लाह ताला ने 2 ओवरऑल पोजीशन ऑल ओवर पाकिस्तान जो है ना वो नवाजी। एक कैफ का सब्जेक्ट है, ऑडिट एंड इंश्योरेंस, वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसमें मेरी पोजीशन थी ऑल ओवर पाकिस्तान, और एक सीए फाइनल का सब्जेक्ट है दैट इज कॉर्पोरेट लॉ। इन 2 सब्जेक्ट्स में मेरे पास मेरिट सर्टिफिकेट्स और गोल्ड मेडल से, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बीसीके के पर्चे थे अल्लाह ताला ने फर्स्ट गो में क्लियर करवा दिए। आप लोगों को मेरी पर्सनैलिटी से ये तो अंदाजा हो गया होगा कि मैं कोई बुक वॉर्म या बुकिश या कोई इस तरह के स्टूडेंट नहीं था कि जो 12-13 घंटे पढ़ता हो। एक नॉर्मल कैजुअल लाइफ भी एंजॉय करता था जिस तरीके से आप सब है, लेकिन चीजों को प्रॉपर्ली प्रायोरिटाइज करता था कि किस वक्त क्या चीज जरूरी है, और ये सारी चीजें इतने कम टाइम के अरसे में पॉसिबल हो सके। तो पहले ये तो एक छोटी मोटी सीए की जर्नी थी। अपना सीए कंप्लीट करने के बाद 2016 में मैंने सीए की टीचिंग करना स्टार्ट किया, और मैंने अपनी सीए की टीचिंग का आगाज किया था फ्रॉम वन ऑफ द रिनोन्ड इंस्टीट्यूट दैट इज केनेस स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। मैंने सीए की टीचिंग जो स्टार्ट की थी 2016 में, तो केनेस के प्लेटफॉर्म से की थी विद 2 सब्जेक्ट्स ऑफ सीए फाइनल। नंबर 1 इज एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि इस लेवल पे सीफेप 1 कहलाया जाता है, एंड नंबर 2 इज एडवांस टैक्सेशन, जो कि इस लेवल पे ही सीफेप 5 कहलाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में पहला बैच पढ़ाया अकाउंटिंग और टैक्सेशन का विद हार्डली 3 to 4 स्टूडेंट्स इन माय फर्स्ट क्लास। यानी जब मैंने एडवांस अकाउंटिंग का और एडवांस टैक्सेशन का पहला बैच पढ़ाया तो मुझे आज भी याद है कि एडवांस टैक्सेशन के पहले बैच में मेरे पास सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे, एडवांस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पहले बैच में मेरे पास सिर्फ 4 स्टूडेंट्स थे, और एफएफआर और एडवांस टैक्सेशन के ही तीसरे या चौथे बैच में वो ऑडियंस 3 या 4 से ग्रो करके मोर देन 150 तक पहुंच गई थी। तो
इसमें सारा कमाल जो है अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, प्लस केनियंस का एक बहुत बड़ा, मैं क्या कहते हैं, हमेशा से क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने वो प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया जहाँ पे मैंने अपनी जो भी काबिलियत थी उसको परफॉर्म किया और अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स ने मुझ पर ट्रस्ट किया और इस शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन में मैंने सीए फाइनल की टीचिंग में नाम बना लिया। फिर हमने 2020 में आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के नाम से ये इदारा क्रिएट किया। अच्छा, इसी तरह हमने एक और, मेरे साथ जो दूसरे को फाउंडर है दैट इज सर मोहम्मद इब्राहिम। मोर और लेस सर मोहम्मद इब्राहिम की भी कुछ इसी तरह की जर्नी है, लेकिन वो केनियस में नहीं, उन्होंने अपने टीचिंग करियर स्टार्ट किया था फ्रॉम द स्कूल एआरडीडी बिजनेस स्कूल। वो एडवांस ऑडिट के सब्जेक्ट से उन्होंने अपना टीचिंग जर्नी स्टार्ट किया था और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि 2-3 साल के अरसे में ही वो वन ऑफ द रिनोन टीचर बन गए, नॉट इन कराची ओनली बट ऑल ओवर पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ऑडिट के स्टूडेंट जो है सर मोहम्मद इब्राहिम ही टीच करते। फिर किसी महफिल में हमारी मुलाकात हुई और 2020 के एंड में हमने डिसाइड किया हम अपना एक अलग स्कूल स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस स्टार्ट किया। जब हमने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस स्टार्ट किया तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, इस तरह का कोई वेंचर स्टार्ट करते हो, तो आप उस बिजनेस के लिए कुछ गोल्स, कुछ विजन डिसाइड करते हो। सेम हमने भी इसी तरह से प्लानिंग की। तो एक चीज हम लोग ने सोची थी कि यार हमारे इस इदारे के अंदर जो भी सीए के अदर अकाउंटिंग प्रोफेशन या फाइनेंस प्रोफेशन के सब्जेक्ट्स टीच किए जा रहे होंगे ना, हम हर सब्जेक्ट उस रेलेवेंट सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को दे रहे होंगे। लाइक अगर एक सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, दैट इज बीएफडी, सी फाइनल का सब्जेक्ट है, या कैफ लेवल पे उसका एक छोटा वर्जन है एमएफए, दैट इज मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, तो वो हम एक ऐसे टीचर को दे या वो एक ऐसे फैकल्टी मेंबर या एक ऐसे एक्सपर्ट को दे जो कि प्रैक्टिकली भी यही काम करता हो, यानी प्रैक्टिकली भी कंपनीज को या डिफरेंट इन्वेस्टर्स को एडवाइस करता हो कि भाई बिजनेस में इन्वेस्ट किस तरह से किया जाता है, स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी एक्सचेंज में या करेंसीज वगैरह में डीलिंग करने के क्या प्रोस एंड कॉन्स है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने सीए में एडवांस टैक्सेशन और एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट पिक इसलिए किया क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का पार्टनर भी हूं जहां पे मैं स्पेसिफिकली फाइनेंस और टैक्स का डिपार्टमेंट लीड करता हूं। मेरी अपने कुछ 5 पार्टनर के साथ मिलाजुल कर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जिसमें से आई एम द वन ऑफ द पार्टनर जो कि टैक्सेशन और अकाउंटिंग का एरिया लीड करता हूं। तो इन दो सब्जेक्ट्स को अपने साथ रखने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो काम मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहा हूं ना, वही अपने स्टूडेंट्स को कन्वे कर रहा हूं, ताकि जब स्टूडेंट्स को कन्वे कर रहा हूं तो सिर्फ उससे बुकिश नॉलेज ना शेयर की जा रही हो, बल्कि जो प्रैक्टिकली काम कर रहे होते वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसी तरह अगर मैं सर मोहम्मद इब्राहिम की बात करूं तो सर मोहम्मद इब्राहिम कोई 13-14 साल से एक फर्म के साथ एसोसिएटेड है जो कि प्रीवियसली डिलॉयट और अब यूसुफ आदिल के नाम से रिनोन्ड है, और अब वो इस लेवल पे डायरेक्टर लेवल पे यूसुफ आदिल के साथ है। पर 13-14 साल का उनका एक रिच एक्सपीरियंस है ऑडिट परफॉर्म करने का और वो आप लोगों को ऑडिट टीच कर रहे होंगे। तो हमने हर सब्जेक्ट के फैकल्टी मेंबर्स को इस तरह से पिक किया, इस तरह से चूज किया जो कि अपनी एक रेलेवेंट फील्ड में एक्सपर्टीज रखता हो। ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि हम इंस्टीट्यूट के थ्रू स्टूडेंट्स को सिर्फ बुकिश नॉलेज ना शेयर कर रहे हो, बल्कि जो चीजें प्रैक्टिकली परफॉर्म हो रही है, जो प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर और डिस्कस की जा रही हो। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजों पे हमने क्वालिटीज वगैरह पे काम किया कि हमारा कैंपस जैसा, ऑनलाइन पोर्टल ऐसा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, असल है कि आपकी फैकल्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, असल है आपकी फैकल्टी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो अगर मैं अपने हवाले से बात करूं तो सीफैप लेवल पे जैसा कि मैंने कहा कि मैं 2 सब्जेक्ट्स टीच करता हूं, वन इज एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड द सेकंड वन इज एडवांस टैक्सेशन। इन्हीं के जो बेबी पेपर्स हैं कैफ लेवल पे वो 3 पर्चे हैं। एक है आपका कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस, एक है आपका कैफ 1 दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, और एक है आपका कैफ 5 दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2। ये 3 सब्जेक्ट्स में कैफ लेवल पे टीच करता हूं और इन्हीं के जो एडवांस वर्जन है 2 सब्जेक्ट्स वो मैं सीए फाइनल लेवल पे टीच करता हूं। सेम इज द केस विद सर मोहम्मद इब्राहिम जो कि कैफ लेवल पे ऑडिट और कंपनी लॉ टीच करते हैं, सीए फाइनल लेवल पे भी ऑडिट और कॉर्पोरेट लॉ टीच करते हैं। सेम इज द केस विद सर मुजम्मिल मुनाफ जो कि कैफ लेवल पे एमएफए का सब्जेक्ट टीच करते हैं, फाइनल लेवल पे बीएफडी बिजनेस फाइनेंस डिसीजन का सब्जेक्ट टीच करते हैं। तो ये तो मैंने छोटा मोटा ओवरव्यू दिया अपनी कैफ की फैकल्टी और सीए फाइनल की फैकल्टी के हवाले से। अब इस सेशन को आगे ले जाने से पहले हमें इस सेशन में बातें क्या करनी है, हमें इस सेशन में क्या डायरेक्शन सेट करनी है, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि मैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशन जानूं कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट करके यहाँ पे आए हो, कि हमें कौन से हिडन सीक्रेट्स या कौन से अनआंसर्ड क्यूरीज का जवाब मिल रहा होगा। तो क्या सवाल है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के जहन में? सर वीकली टेस्ट कंडक्ट होते हैं या नहीं होते, इसके हवाले से थोड़ा बताएं। पेपर कॉम्बिनेशन
किस पेपर को अटेम्प्ट कर दिया है, करना चाहिए और क्या आगे की प्लानिंग होनी चाहिए? और कोई पूछे ना सवाल? सर कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पिक करने चाहिए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? ऑनलाइन वालों का भी कोई सवाल हो तो ऑनलाइन वाले भी पूछ सकता है। सर टेक्स्ट के सिलेबस में क्या चेंजेस आई हैं? कॉस्ट और एमएफए एक साथ दे सकते हैं। और कोई सवाल किसी का? हमें कैफ लेवल पे जो 8 पर्चे हैं उनके नाम पता है? हैंडआउट को शेयर कर देते हो जल्दी से। सर टेक्स्ट और सीएमए का सिलेबस का बता रहे हैं, साथ लेके भी गाइड करते हैं। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि टेक्स्ट और सीएमए को साथ लेके नहीं चल सकता है, उसके बारे में भी गाइड करते हैं। ऑनलाइन में पूछा है किसी ने कि सर ऑनलाइन क्लासेस इफेक्टिव है, इसको भी आंसर कर देते हैं। सर कॉस्ट एमएफए ऑडिट एक साथ दे सकते हैं। सर फेल होने का रीजन, सर पूरा एफआर 1 आप पढ़ाएंगे। तो अच्छी बात यह है कि जिन सवालों की मैं तैयारी करके आया था वही सवाल आप लोगों ने पूछे हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जो मैंने ना किया हो या मैंने तैयारी ना की हो। सर प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग मिलेंगी, ग्रुप बी पेपर कॉम्बिनेशन। तो बहुत सारी तगड़े तगड़े सवाल हैं। अब हम एक एक चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेपर कॉम्बिनेशन पे। मैं मेक श्योर करूंगा कि आप सबकी क्वेरीज को क्लियरली आंसर करूं और एक एक करके इन सारी चीजों को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर कॉम्बिनेशन के ऊपर। सर पेपर कॉम्बिनेशन क्या होगा उस पर बात की जाएगी, लेकिन सबसे पहले हमें ये गाइड करें कि कितने नंबर ऑफ पेपर्स अटेम्प्ट करने चाहिए। मुझे बताओ अभी रिसेंटली सितंबर 22 में कितने लोगों ने पेपर्स दिए थे? आप में से कितने पेपर्स दिए थे? बस नंबर बता। 2 पेपर्स, 2, 1, 3। कितने लोगों ने 2 पेपर्स दिए थे? कितने लोगों ने 1 पेपर दिया था? कितने लोगों ने 3 पेपर दिए थे? और कितने लोगों ने 4 पेपर दिए थे? एक 4 पेपर वाला भी है। कितने लोगों ने 5 पेपर दिए थे? कितने लोगों ने 6, 7, 8? अच्छा, हमारे पास ये जो कैफ की 2 अटेम्प्ट बन रही होती है ना पूरे साल में, हमारे पास ये जो कैफ की 2 अटेम्प्ट बन रही होती है ना पूरे साल में, एक अटेम्प्ट बनती है हमारी सितंबर में जिसे हम ऑटम अटेम्प्ट कह रहे होते हैं, एक अटेम्प्ट बनती है हमारी मार्च में जिसे हम स्प्रिंग अटेम्प्ट कह रहे होते हैं। इन दोनों अटेम्प्ट्स को अगर हम कंपेयर करें ना तो अभी वो पेपर को ना देखो वो समझ नहीं आएगी। मैं समझाऊंगा तो भी समझ नहीं आएगी, इसमें बहुत मुश्किल बातें लिखी है। मेरी कोशिश थी कि चीजों को मुश्किल ना करूं, लेकिन वो परम्यूटेशन वगैरह मैंने कुछ ब्यूटी में पढ़ी थी, वो अप्लाई करने की वजह से पेपर बहुत मुश्किल बन गया। तो अभी इसको ना देखो। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास पूरे साल में कैफ की 2 अटेम्प्ट बनती है, एक ऑटम और एक स्प्रिंग। लेकिन अगर आप इन दोनों अटेम्प्ट को कंपेयर करें ना तो ऑटम वाली अटेम्प्ट रिलेटिवली मुश्किल अटेम्प्ट होती है। पेपर डिफिकल्टी के पर्सपेक्टिव से नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि 2 ईद भी ऑटम वाली अटेम्प्ट में आती है, रमजान के 30 रोजे भी ऑटम वाली अटेम्प्ट में आ रही होती है, मॉडर्न की छुट्टियां भी यही आ रही होती है और बारिश का सीजन भी यही है। और स्प्रिंग 22 वाली अटेम्प्ट के पूरे 6 महीने कड़कती धूप होगी। तो ये वाला रोना नहीं चलेगा कि पानी था तो हम आ नहीं सके, या जलसा था और बंद हुआ था सब कुछ तो मैं आ नहीं सका। तो इस स्प्रिंग अटेम्प्ट में हमारे पास रिलेटिवली ज्यादा टाइम होता है एज कंपेयर टू तैयारी करने के लिए, एज कंपेयर टू ऑटम 22 अटेम्प्ट। डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से तुम्हें डिफरेंट फीडबैक मिलेगा। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, और जब मैं बात कर रहा हूं ना मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, तो यू हैव या अदर टीचर्स हैव द राइट कि वो डिसएग्री कर सकता है कि आपको कैफ लेवल पे 3 पेपर्स ऑन एन एवरेज देने चाहिए। 3 से कम का मैं मशवरा किसी को नहीं दूंगा, 3 से कम का मैं मशवरा हरगिज किसी को नहीं दूंगा। 3 से ज्यादा देने जा सकते हो तो यू शुड डू इट, यू शुड गो फॉर इट। कि अगर किसी को लगता है कि उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो 4 सब्जेक्ट्स की तरफ जा सकता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने खुद भी 4-4 पेपर्स एक अटेम्प्ट में क्लियर किए और सीए का कैफ का या सीए फाइनल का सब्जेक्ट आता है तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ 2-4 स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 पेपर एक अटेम्प्ट में क्लियर किए होते हैं। लेकिन अगर मैं एक एवरेज मीडियोकर लेवल पे ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन के लिए बात करूं तो आपको कम से कम 3 पेपर्स तो देने ही चाहिए।
3 से कम पेपर में हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ कि आप अपनी जवानी का कीमती टाइम जाया करोगे अगर आप 1 और 2 पेपर दे दो। सर मैंने तो पीआरसी क्लियर किया और मेरे 2 महीने बाद कैफ था, तो मैं कैसे थी? तो वो तो ऑब्वियस है कि वो एक स्पेशल केस है कि आपके पास तो अटेम्प्ट के लिए ही 2 महीने थे, 3 महीने थे, तो आपने फास्ट ट्रैक में 1 या 2 सब्जेक्ट उठा लिए। लेकिन अब हम मार्च 23 को प्लान करने लगे और हमारे पास 6 महीने का टाइम है, तो हम लोगों को 3 से कम पेपर में अपेयर नहीं होना है। अच्छा, पेपर कॉम्बिनेशन तो मैं सिंपल और बना देता हूं पहले। अगर तुमने कैफ का एक पेपर दिया है ना, सॉरी ग्रुप ए का कोई एक पेपर दिया है, फॉर एग्जांपल किसी ने बिजनेस लॉ दिया होगा, किसी ने कॉस्टिंग दिया होगा, किसी ने एफआर1 दिया होगा, तो आपको बहुत ज्यादा भटकने की और बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपने ग्रुप ए के ही 3 सब्जेक्ट बाकी के दे देने, ग्रुप बी में छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रुप ए का तुमने एक पेपर दिया है अभी सितंबर 22 में, तो जो ग्रुप ए के बाकी 3 सब्जेक्ट्स रह गए उनको मार्च 23 में आपने अटेम्प्ट करना है, आपने ग्रुप बी में छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे होंगे जिनके कैफ में रही 3 पेपर गए होंगे, ग्रुप ए के 4 क्लियर हो गए, ग्रुप ए का बी का 1 क्लियर हो गया, या ग्रुप ए के 3 क्लियर हो गए, ग्रुप बी के 2 क्लियर हो गए, यानी कि किसी के रही 3 या 4 पेपर रह गए, तो उनको भी कोई छलांगे लगाने की जरूरत नहीं है, नए तजुर्बे करने की जरूरत नहीं है। जो 3 पेपर रह गए वो 3 ही देने। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे अभी सेशन में सवाल पूछा कि व्हाट इफ कि अगर मेरे 4 पेपर्स रहते हैं तो मुझे 3 1 2 2 या 4 देने चाहिए। मेरा मशवरा ये होगा, मीना बिग ब्रदर, मेरा मशवरा ये होगा कि अगर तुम्हारे 4 पेपर्स रह गए तो यू शुड गो फॉर 4 पेपर्स, यू शुड गो फॉर 4 पेपर्स। थोड़ा सा 6 महीने बर्डनाइज फील होगा, लेकिन ये बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। रीजन भी कि जो तुम्हारी यहाँ आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी ना, आजकल, या आजकल तो नहीं, पिछले 4-5 साल से यहाँ पर बड़ी मारामारी चल रही है। मेरा जब कैफ क्लियर हुआ था ना, मेरी अपनी तीनों बिग 4 फर्म्स में इंडक्शन हो गई थी। फर्गुसंस में भी मेरी इंडक्शन हो गई थी, केपीएमजी में भी मेरी इंडक्शन हो गई थी, ईवाई में भी इंडक्शन हो गई थी, डिलॉयट में मैंने अप्लाई नहीं किया था और मेरे पास ऑप्शन था मैं चूज करूं कि मुझे इन तीनों बिग 4 में से कौन सी फर्म को पिक करना है। लेकिन आज वो टाइम नहीं है। आज नंबर ऑफ ट्रेनीज जो कि कैफ क्वालिफाइड करते हैं उनका नंबर कोई हर 6 महीने में 2-2.5 हजार के करीब होता है, जबकि फर्म की कैपेसिटी कोई 600-800 लोगों की है। तो आपके पास इतना ऑप्शन नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपनी मर्जी चला सको। जिस फर्म में हो जाता है, जिस फर्म में जल्दी हो जाता है, जल्दी होने के चांसेस हम क्रिएट कर सकते हैं, हमने वो ऑप्शन पे करना है। तो अगर किसी के 4 पेपर रह गए तो मेरा मशवरा होगा कि आपने 4 पेपर्स की तरफ जाना चाहिए। रीजन भी, आप कैफ के सारे पेपर्स में अटेम्प्ट अपेयर होकर फर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हो, फर्म के इंडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली फर्म इंडक्शन के टाइम पे ना 2-3 चीजें देख रही होती है। नंबर 1, आपका एफटीएस कितना पुराना है, जितना पुराना एफटीएस होगा उतने इंडक्शन के चांसेस कम होते रहेंगे। नंबर 2, आपने कैफ के पेपर्स को कितनी अटेम्प्ट में क्लियर किया है। नंबर 3, आपका बैकग्राउंड क्या है कि आप ओ लेवल्स के बैकग्राउंड के हो या इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के हो। और नंबर 4, जो कि जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट के लिए देखा जाता है कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी किस तरीके से, आपका बात करने का तरीका, आपका ड्रेसिंग का तरीका इस तरह से है। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं पुल के इस पार पैदा हो गया हूं और 20-22 साल से पुल के इस पार ही रह रहा हूं, तो मेरा जो मिजाज है उसे तो मैं तब्दील नहीं कर सकता 6 महीने के अंदर, साल के अंदर। लेकिन 6 महीने साल के अंदर मैं अपने पेपर्स को अच्छे मैनेज करके इन 4 में से किसी एक चीज को गोल्डन बना सकता हूं कि एटलीस्ट मेरी एफटीएस बहुत पुरानी ना हो, एटलीस्ट मेरे कैफ के पेपर्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ना लगी हो। तो जिन चीजों पे आप काम कर सकते हो उन चीजों पे काम करें, जो चीजें गुजर गई वो गुजर गई। वो कहते हैं ना कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपका कसूर नहीं है, मतलब आपका बाप गरीब है तो इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन आपका ससुर गरीब है तो ये आपका कसूर है। कह रहे थे आप सर 4, इन्होंने सवाल पूछा बड़ा जबरदस्त कि सर मेरे 4 पेपर्स रहते हैं, आपके कहने पे मैं 4 पेपर्स दे देता हूँ, लेकिन मेरे हैंड ऑन कोर्सेज भी तो रह गए, फिर मेरी रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट ही नहीं होगी। मैंने तुम्हें क्या कहा कि तुम्हें 4 पेपर्स देकर फर्म के अंदर जाना है। मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा कि 4 पेपर्स होंगे तो 4 निकल जाएंगे, और 4 में से 4 निकल भी जाते हैं तो एटलीस्ट फर्म मुझे रख लेगी, मुझे 3 महीने का टाइम स्पेंड करने के बाद मेरी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। यस, और लेट से कि आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि मैं 4 पेपर्स देके 4 ही क्लियर कर लूंगा, तो आज ही अपने 2 हैंड ऑन कोर्सेज भी स्टार्ट कर दो ना, क्यों वेट कर रहे हो पेपर्स का। आने वाले महीने 2 महीने में उसमें सारी क्लैरिटी कर देगा, क्योंकि वो टाइम ड्यू हो गया है। तो अगर लेट से कि आपके 4 पेपर्स रहते हैं
और आपको ये है कि मैं 4 में अपेयर होकर 4 निकल सकता हूँ, यू शुड गो फॉर 4 पेपर्स। और मीनवाइल महीने 2 महीने या 2 हफ्ते में आपको हैंड ऑन कोर्सेज की अपडेट मिल जाएगी, आपको वो भी पैरेलल स्टार्ट कर देने चाहिए। बेसिकली फॉर्म इंडक्ट कर लेगी, फॉर्म आपको इंटर्नशिप पीरियड पे रख लेगी, लेकिन आपकी आईकेप की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैप के 3 पेपर दिए और मैं किसी फर्म में चला जाता हूं और रिजल्ट आता है मैं फ्लंक कर जाता हूं, तो जनरली फर्म्स हमें निकाल नहीं देती, फर्म्स आपको रखती है, फर्म आपको 6 महीने साल का टाइम देती है कि अगर आपका कैप का एक आधा पेपर रुक भी गया है तो आपके पास 6 महीने साल का टाइम है, आप इस पेपर को क्लियर कर दो, हम आपके सीए की आर्टिकलशिप स्टार्ट कर देंगे। तो अगर चूंकि इन्होंने प्रैक्टिकल बात की है हैंड ऑन कोर्सेज के हवाले से, आईकेप की कोई अभी क्लियर गाइडेंस नहीं है। आईकेप ने ये तो कहती है कि करना है, लेकिन किस इंस्टीट्यूट से करना है, क्या उसका करिकुलम आउटलाइन होगा, ये चीजों पे आईकेप ने भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी है। कुछ डिस्कशन इंस्टीट्यूट्स के साथ चल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लैरिटी ऑडियंस लेवल पे नहीं आई है। तो हम तो अपनी प्रिपरेशन पूरी रखें ना, हम तो अपनी तैयारी पूरी रखें ना कि आईकेप कल को करिकुलम दे दे तो मैंने 4 सब्जेक्ट्स तो प्रिपेयर कर ले हो, मैं पैरेलल इसको भी चला लूं। या आईकेप लेट से मार्च 23 में जाके करते कहता है कि भाई ये करिकुलम है, तो उस वक्त में स्टार्ट कर दूंगा। तो हमने अपनी तैयारी पूरी करनी है, जो चीज आपकी बाउंड्रीज, आपकी कंट्रोल की बाउंड्रीज से बाहर है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो मैंने पहले तो पेपर कॉम्बिनेशन के हवाले से आसान बातें क्या की कि अगर तुमने ग्रुप ए का एक पेपर दिया है ना, ग्रुप बी में छलांग मारने की जरूरत नहीं है, ग्रुप ए की रिमेनिंग पहले तो मैंने क्या बात डिस्कस की, क्या करना है सर, ग्रुप ए का एक पेपर दिया है ना तो उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ग्रुप ए के रिमेनिंग 3 पेपर ही देना है। अगर कैफ के 8 पर्चों में से 5-6 पर्चे या 4 पर्चे पे क्लियर है तो भी उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, 3 या 4 जो भी तुम्हारे पर्चे रह गए, 2 रह गए, 3 रह गए, 4 रह गए, फुल रिमेनिंग पेपर्स को अटेम्प्ट करना। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग या डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग वहां स्टार्ट होगी जिसने अभी मार्च 23 में पहली अटेम्प्ट दी है, जिसको पता ही नहीं है कि सी में है क्या। 8 सब्जेक्ट्स तो हैं, 8 सब्जेक्ट्स तो मैं कैफ में क्लियर करना है, लेकिन हर सब्जेक्ट की क्या डिफिकल्टी लेवल है, हर सब्जेक्ट की क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अटेम्प्ट करने का, क्या कितना टाइम रिक्वायर्ड है, क्या पासिंग रेशियो है, इन सारी चीजों को समझते हुए अगले 8 सब्जेक्ट्स को अगर प्लान करना है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होने वाली है, जिसके हवाले से मैंने बहुत सारी चीजों को आपको गाइड करना। एक इंपॉर्टेंट सेइंग है जो कि किसी जगह मैंने सुनी और डिफरेंट अपने इवेंट्स में मैं कहता रहता हूँ, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। क्या अगर आप प्लानिंग में ही फेल हो जाते हो ना तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली आप अपने फेलियर की प्लानिंग कर रहे हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये डिसाइड करना नहीं कि हमने मार्च 23 में कौन से पेपर देने हैं, ये भी डिसाइड करना कि अगर मैं मार्च 23 में ये 3 पेपर्स दूंगा तो सितंबर 23 में क्या दूंगा, मार्च 24 में कौन से पेपर दे रहा हूँ, और अपनी कैफ की जर्नी को साल, 1.5 साल या 2 साल के पीरियड में किस तरह से क्लियर करूं। तो इस हवाले से हम सारी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मुझे एक बात बताओ, जब तुम पेपर कॉम्बिनेशन डिसाइड करोगे तो किन पॉइंट्स को कंसीडर में रखोगे? यानी कि अगर लेट्स से मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई तुम्हारे पास 8 पेपर्स का पूल है, 4 ग्रुप ए 4 ग्रुप बी के, तो तुम्हें क्या लगता है कि किन चीजों को देखना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे कौन कौन से पेपर देने हैं? भाई अभी तक तो हमने 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दिया है, हमारे पास 5-6 पेपर 7 होते थे, सारे के सारे दिन होते थे। अब मैं तुम्हें कहूं कि भाई 8 पेपर है, उसमें से अभी 3 देने, अगले अटेम्प्ट में 3 देने और आखिरी अटेम्प्ट के लिए 2 रखना है, तो किन चीजों के ऊपर ध्यान जाएगा कि यार ये चीजें कंसीडर करनी चाहिए सिलेक्शन ऑफ पेपर्स के लिए? सर सेम डे एग्जाम ना हो, और कोई बात, गैप होना चाहिए, और कोई बात, ये किसी ने अच्छी बात कही, थ्योरी और न्यूमेरिकल का बैलेंस होना चाहिए, और कोई बात, सॉरी सर लिंकेज, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद ये वाली बात समझ ना आ रही है, लेकिन इसको मैं डिफाइन करूंगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि उसने गैप के पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं तो वो पॉइंट समझता है, लेकिन मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। और कोई बात जो हमारे जहन में आती होगी, यार पेपर सेलेक्ट करते वक्त भाई फॉर एग्जांपल तुम किसी भी चीज के हवाले से डिसीजन मेकिंग करते हो, अपनी लड़की देखने जा रहे हो, तो कुछ जहन में आइडिया तो होगा ना कि उसमें ये चीजें होनी चाहिए,
कि अपने लिए चलो मोटर व्हीकल खरीदने जा रहे हो तो रंग कौन सा है, इंजन कौन सा है, पेट्रोल एवरेज क्या है, कुछ चीजें हम जहन में रखते हैं ना। तो पेपर कॉम्बिनेशन डिसाइड करते वक्त किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए? कुछ बातें तुमने बताई कि सेम डे पे पेपर्स ना हो, पेपर्स में गैप होना चाहिए, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लिंकेज होना चाहिए, और कोई बात आ रही है किसी के जहन में? सर सिलेबस साइज, ऐसा ना हो मैं 8 में से 3 पर्चे ऐसे उठा लूं जो कि तीनों हाथी सब्जेक्ट्स थे, तो मेरी क्लास हो जाएगी ना फिर इस केस में। तो और कोई बात? टाइम मैनेजमेंट का ख्याल, मेरा ख्याल है वो इससे मिलती जुलती बात है कि अगर हमने कोई ऐसे सब्जेक्ट्स पिक कर लिए जिसका क्वांटम बहुत ज्यादा है तो टाइम ऑब्वियसली मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे। ये वाली बात मेरे ख्याल है कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए नहीं, वो सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ना है या किस इंस्टीट्यूट से पढ़ना है उसके लिए रेलेवेंट है ना। बात सही है तुम्हारी कि सब्जेक्ट शेयरिंग कौन कर रहा है? यस, चलो इसको भी ऐड कर देते हैं। और कोई बात सर? यहाँ सुनिएगा, 60-70% बातें 60-70% स्टूडेंट से बातें हैं कवर कर ली है, कुछ बातें मैं इसमें ऐड कर दूंगा। एक चीज तो ये कि किसी ने कहा कि सर सेम डे एग्जाम नहीं होना चाहिए, ये बात मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि आपके कैफ के जो 8 पर्चे हैं इसमें एक दिन में 2 पेपर है ही नहीं। मंडे को आपका पेपर स्टार्ट होगा और नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को पेपर एंड हो रहा होगा, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड नेक्स्ट मंडे नेक्स्ट टुडे, इन 8 दिनों में 8 पेपर्स हो रहे होंगे। तो ये वाली बात रेलेवेंट रहती नहीं है क्योंकि सेम डे में एक से ज्यादा पेपर है नहीं। ये वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूं कि आपने कॉम्बिनेशन इस तरह से सेलेक्ट करना है, आपने कॉम्बिनेशन इस तरह से सेलेक्ट करना है कि कम से कम हमारे पास हर पेपर में एक दिन का गैप हो। देखो पेपर्स में गैप होना किसी नेमत से कम नहीं है। इसको मैं एक्सप्लेन यूं करता हूं, तुमने फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के पीआरसी के पेपर्स दिए हैं, 6 महीने साल हमें कोर्स को हम एक सब्जेक्ट को लेके चलता है, फिर पेपर से 1 महीने पहले एक रिवीजन करता है, फिर पेपर से 2 दिन पहले एक रिवीजन करता है, और जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आ रहा होता है ना, तो हम क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले वो अटेम्प्ट करते हैं जो हमने पेपर से 1 या 2 दिन पहले रिवाइज किया। कोई चीज तुमने 6 महीने या साल बहुत ही अच्छी क्यों ना पढ़ी हो, लेकिन अगर पेपर से 2 दिन के पहले के रिवीजन में तुमने उसको रिवाइज नहीं किया ना, पेपर में तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहीं पे शटर हो रहा हो। लेकिन अगर कोई चीज मैंने पेपर से 24 घंटे पहले 48 घंटे पहले रिवाइज कर ली हो और वही चीज हमें क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए नजर आ जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है और हम उन चीजों को पहले अप्रोच कर रहे हो। तो पेपर में गैप का होना किसी नेमत से कम नहीं है। आपने 6 महीने साल बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन आखिरी के 1-2 महीनों को आपने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया तो ये आपके पेपर्स को मार सकता है। तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा इस बात की रेलेवेंस है, न्यूमेरिकल के पेपर में गैप ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन थ्योरी के पेपर में तो गैप का होना मस्ट है। बिजनेस लॉ का पेपर हो गया, कंपनी लॉ का पेपर हो गया, ऑडिट एंड एश्योरेंस का पेपर हो गया, टैक्सेशन का पेपर हो गया, ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है जिसमें कुछ परसेंट कोर्स थ्योरेटिकल है, मैं समझता हूं इनमें गैप्स का होना मस्ट है ताकि आप अपनी 6 महीनों की मेहनत को इन दी एंड यूटिलाइज कर सको। न्यूमेरिकल के या क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट में गैप्स नहीं भी है तो मैनेज हो जाता है, अच्छी गैप है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो मैनेज हो सकता है, लेकिन थ्योरी के पेपर में गैप होना जरूरी है। ये भी किसी ने बड़ी रेलेवेंट बात कही कि सर आपके कॉम्बिनेशन में थ्योरी और नंबर्स का बैलेंस होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं एक अटेम्प्ट में उठा लूं FAR1, FAR2 और कॉस्टिंग। अब ये तीनों क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है, आप प्रैक्टिस कर करके आपके हाथ दुख जाएंगे, लेकिन इनकी प्रिपरेशन प्रैक्टिस करके हाथ दुख जाएंगे आपके, लेकिन इनकी प्रैक्टिस खत्म नहीं हो रही हो। या आपने एक अटेम्प्ट में उठा लिया बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ और ऑडिट, अब आप सो के थक जाएंगे लेकिन आपका कोर्स खत्म नहीं होगा। तो हमने सिलेक्शन इस तरह से करनी है पेपर्स की कि मेरा एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट थ्योरी के हैं तो तीसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल का हो, या 2 सब्जेक्ट न्यूमेरिकल के हैं तो तीसरा सब्जेक्ट थ्योरी का हो, ताकि जब आप 8-9 घंटे दिन में पढ़ो तो आपकी पढ़ाई बैलेंस हो रही है, हमें बहुत ज्यादा डल फील ना हो रहा हो, हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के ऊपर टाइम ना लग रहा हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये एक स्टूडेंट ने बड़ी रेलेवेंट बात की है, लिंकेज। देखिए हमारे पास ग्रुप ए, आपके साथ मैंने लास्ट स्प्रिंग 22 के अटेम्प्ट का एक टाइम टेबल शेयर किया है, आपके साथ मैंने स्प्रिंग 22 के अटेम्प्ट का एक टाइम टेबल शेयर किया है, ऑटम 22 सॉरी। इसमें हमारे पास लास्ट अटेम्प्ट जो हमारी ऑटम 22 के अटेम्प्ट गुजर चुकी है उसका टाइम टेबल आ रहा है, उसका एक वीकली टाइम टेबल आ रहा है।
कि मंडे से लेके नेक्स्ट ट्यूसडे तक हमारे पास कौन कौन से दिन कौन कौन सा एग्जाम है, मंडे से लेकर नेक्स्ट ट्यूसडे तक हमारे पास कौन कौन से दिन कौन कौन सा एग्जाम है, इसको शेयर कर दोगे? इसका एक पूरा टाइम टेबल आ रहा है। अगर आप इन टाइम टेबल को देखें ना, तो ग्रुप ए में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3 एंड कैफ 4। कैफ 1 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, कैफ 2 है टैक्स प्रैक्टिसेस, कैफ 3 हमारे पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कैफ 4 है हमारे पास बिजनेस लॉ। ग्रुप बी में 4 सब्जेक्ट्स हैं, कैफ 5, कैफ 6, कैफ 7 एंड कैफ 8। कैफ 5 है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, कैफ 6 है हमारे पास मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, कैफ 7 है हमारे पास कंपनी लॉ और कैफ है हमारे पास ऑडिट एंड इंश्योरेंस। अब इन सारे सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का फॉलो होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, ऐसा ना हो कि मैं पहले FAR 2 दे रहा हूं और फिर आगे जाके FAR 1 दे रहा हूं। मतलब ये बेबी लेवल है और ये थोड़ा एडवांस लेवल है, तो मैं पहले FAR 2 दे रहा हूं और अगले टाइम में FAR 1 दे रहा हूं, ये बड़ी बेतुकी सी या इलॉजिकल सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसा ना हो कि पहले मैं कंपनी लॉ दे रहा हूं और फिर अगले टाइम में बिजनेस लॉ दे रहा हूं, क्योंकि बिजनेस लॉ में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस बताई जाती है, फिर उसको ही एडवांस लेवल पे कॉर्पोरेट लेवल पे किस तरह से अप्लाई करना है ये चीजें बताई जा रही है। ऐसा ना हो कि पहले हम MFA दे रहे हैं उसके बाद हम कॉस्टिंग दे रहे हैं, क्योंकि कॉस्टिंग इज सॉर्ट ऑफ अ सिंपलर वर्जन ऑफ MFA। यहाँ पे आप नंबर्स और कैलकुलेशंस और बजटिंग कर रहे होंगे, यहाँ पे आप उनकी एनालिसिस कर रहे होंगे। तो ये कुछ सीक्वेंस या कुछ लॉजिकल लिंकेज है जिसको आपको फॉलो करना है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट, FAR 2 के साथ या FAR 2 के बाद ऑडिट का पर्चा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ऑडिट के पर्चे में आप पढ़ोगे कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे होते हैं। तो अगर मैं ऑडिट पहले पढ़ लूं और मैंने FAR 2 नहीं पढ़ा तो वो ऑडिट का सब्जेक्ट काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तो अगर ऑडिट में पढ़ रहा हूं तो या तो FAR 2 उसके साथ अपीयर हो रहा हूं या एक अटेम्प्ट में FAR 2 पढ़ लिया अगले अटेम्प्ट में ऑडिट पढ़ लिया, ये दोनों पॉसिबल है। ऐसा ना हो कि मैं आज ऑडिट पढ़ रहा हूं और अगले टाइम में FAR 2 पढ़ रहा हूं, मेरा ऑडिट का पेपर डिजास्टर होने वाला है, क्योंकि मैं उन चीजों की ऑडिट की बात कर रहा हूं जिनके रिपोर्टिंग के रूल्स ही मैंने कवर नहीं। तो ये कुछ लिंकेज है जो कि आपने फॉलो करनी है कि भाई मैं FAR 2 से पहले FAR 1, CMA से पहले MFA, बिजनेस लॉ से पहले कंपनी लॉ या FAR 2 से पहले ऑडिट, ये आपने गलतियां नहीं करनी, आपके पेपर्स को खतरे में डालें। अब देखिए, मैंने पहले एक बात तो क्लियर कर दी है, ग्रुप ए का 1 या 2 पेपर दिए, आपने ग्रुप ए के रिमेनिंग पेपर देने। टोटल कैफ में रही 3 या 4 पेपर गए तो आपने वो 3 या 4 पेपर में अपेयर होना। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कहां है कि जहां हमारे 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं, हमने 2 दे दिए, या हम अब स्टार्ट करने लगे, मार्च 23 में अटेम्प्ट करने जा रही है, तो अब हमने कौन सी सिलेक्शन करनी है। इंपॉर्टेंट बात देखिएगा सर, ग्रुप ए में हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, कैफ 1, FAR 1, कैफ 2 टैक्स, कैफ 3 CMA, कैफ 4 बिजनेस लॉ। ग्रुप ए में हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट्स हैं और हम 3 पेपर्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो इन 4 सब्जेक्ट्स के 3 पेपर्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हो तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकता है? अगर तुम्हें 4 में से कोई 3 सेलेक्ट करना है तो कितने डिफरेंट वेज में तुम सिलेक्शन कर सकते हो? क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे? परम्यूटेशन, सबसेट। भाई अगर मुझे ये 4 में से कोई 3 पेपर्स देने हैं तो क्या क्या पॉसिबल वे हो सकते हैं? यहाँ देखें सर, FAR 1 दे दें, टैक्स दे दें या CMA दे दें। FAR 1 दे दें, टैक्स दे दें या बिजनेस लॉ दे दें। सर FAR 1 दे दें, CMA दे दें या फिर बिजनेस लॉ। और क्या बचा? टैक्स, CMA और बिजनेस लॉ। भाई अगर 4 सब्जेक्ट्स में से कोई 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, 4 सब्जेक्ट्स में से कोई 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसके अलावा कोई और 5वां कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो आप लोगों के साथ मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है जिसको अगर आप समझना शुरू करेंगे तो पहले आ रहा है सिनेरियो A, सिनेरियो B, सिनेरियो C, सिनेरियो D, ये 4 अलग अलग पेजेस में मैंने लिखा है। मेरी कोशिश ये थी कि मैं इसको मुश्किल ना करूं, लेकिन बनाते बनाते इतने कॉम्बिनेशन बन गए कि डॉक्यूमेंट थोड़ा खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन समझ आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। हमारे पास 4 सिनेरियोस में दिख गए। सिनेरियो ए में इन चारों में से कोई एक बात होगी, सिनेरियो बी में इन चारों में से कोई एक बात होगी, सिनेरियो 3 में इन चारों में से कोई एक बात होगी, सिनेरियो 4 में इन चारों में से कोई एक बात होगी। क्या ये बात नजर आ रही है हमें?
या नहीं? भाई यहाँ देखो ना, मैं स्क्रीन में दिखाता हूँ तुम्हें। सिनेरियो ए में मैंने क्या करा है, मैंने पहली अटेम्प्ट में डाला है FER1 टैक्स कॉस्टिंग। सिनेरियो बी में मैंने क्या किया है, FER1 टैक्स बिजनेस लॉ पहली अटेम्प्ट। सिनेरियो 3 में मैंने क्या किया है, पहली अटेम्प्ट में टैक्स बिजनेस लॉ कॉस्टिंग, और सिनेरियो 4 में FER1 कॉस्टिंग बिजनेस लॉ। तो भाई पहली अटेम्प्ट में अगर तुम ग्रुप ए के 4 में से कोई 3 पर्चे दे रहे हो तो तुम्हारे पास ये 4 पॉसिबल सिनेरियोज बन सकता है। अब मैंने पहली अटेम्प्ट में ग्रुप ए के 4 में से कोई 3 पर्चे दिए तो मेरे पास ये 4 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। अब जब अगली अटेम्प्ट आएगी, सेकंड अटेम्प्ट आएगी, तो मैं ग्रुप ए का एक रिमेनिंग पेपर दूंगा, मैं ग्रुप ए का एक रिमेनिंग पेपर दूंगा और ग्रुप बी के 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट दूंगा। ऐसा ही होगा। मैंने पहली अटेम्प्ट में ग्रुप ए के कोई से भी 3 पेपर दिए तो सेकंड अटेम्प्ट में क्या होगा कि ग्रुप ए का एक रिमेनिंग पेपर और ग्रुप बी के 2 पेपर्स। तो इस कॉम्बिनेशन में जाओगे ना तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारे पास हर केस में कोई 6 ऑप्शंस क्रिएट होंगे। मैंने सारे पॉसिबल ऑप्शन शीट में डाल दिए ताकि कोई इस कंफ्यूजन में यहां से उठकर ना जाए कि यार मैं ये कर लूं तो क्या होगा। हर चीज के मैं प्रॉन्स एंड कॉन्स जल्दी से डिस्कस करने वाला हूं। क्या ये समझ आ रहा है कि मैंने डायग्राम कैसे बनाई है? सर मैंने क्या करा है कि भाई पहले ग्रुप ए के 3 सब्जेक्ट उठाए, ग्रुप ए का चौथा सब्जेक्ट मैंने अगली अटेम्प्ट में 6 ऑप्शंस क्रिएट कर दिए और इन चौथे सब्जेक्ट के साथ ग्रुप बी के 2 सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन बनाता गया। और फिर ऑब्वियसली आपने 3 यहां दिए, 3 यहां दिए, जो भी रिमेनिंग 2 रह जाएंगे वो आप अपनी थर्ड अटेम्प्ट में दे रहे होंगे। क्या ये बात समझ आती है? मैं चाहता हूं जरा इन चारों पेजेस पे खुद से जरा 2 मिनट लगाओ और अगर इसमें कुछ मैं भी डिसाइड करना बताऊंगा कि डिसाइड कैसे करना है और अल्टीमेटली आपने अपने हिसाब से डिसाइड करना है। मेरी तरफ से या मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी कॉम्बिनेशन आपके ऊपर इंपोज नहीं किया जाएगा। डिसीजन अल्टीमेटली आपने लेना है अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी को देखते हुए। लेकिन मैं चाहता हूं जो डिसीजन मेकिंग आपकी की जा रही हो वो एक साउंड बेस की बेसिस पे की जा रही है। तो जरा इस पेज को देखो, हमें समझ आ रहा है कि इस पेज में मैंने क्या बात करने की कोशिश की है। अगर इसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें भी डॉक्यूमेंट शेयर कर देते। मैं ऑनलाइन वालों के भी सवाल लेता हूं, पहले मैं एक एरिया कंप्लीट कर लूं फिर मैं ऑनलाइन फिजिकल दोनों के सवाल लेता हूं। क्या है ना सर कौन सा कॉम्बिनेशन पे करना है मैं गाइड करूंगा, लेकिन पहले जो पॉसिबिलिटीज आपके सामने रखी है क्या वो समझ आ रही है? हमें ना समझ आ रही हो बेफिक्र होके पूछे मुझसे। तो इसमें पहले अटेम्प्ट है क्या? पेपर दी थी तुम लोगों ने तीनों ने? तो कितने रह गए और दिए कितने? 4 पास हो गए तो 4 रहते हैं ना। क्या हमें ये समझ आ रहा है डॉक्यूमेंट? क्या बातें लिखने की कोशिश की यहाँ पे? देखो मैं तुम्हें एक सिनेरियो समझाता हूँ, तुम समझ जाओगे। पहले सिनेरियो में मैंने क्या किया सुनो, ग्रुप ए के 3 सब्जेक्ट उठाए, FER1 टैक्स कॉस्टिंग। अब जब मेरी सेकंड अटेम्प्ट होगी तो मैं ग्रुप ए का एक रिमेनिंग सब्जेक्ट दूंगा दैट इज बिजनेस लॉ। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में 6 के 6 ऑप्शन में बिजनेस लॉ को रखा है और ग्रुप बी के 4 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स उठाए तो मेरे पास पॉसिबल 6 तरह के डिफरेंट ऑप्शंस बन गए कि भाई आप बिजनेस लॉ के साथ FER2 और MFA देते हैं, आप बिजनेस लॉ के साथ FER2 या ऑडिट देते हैं, आप बिजनेस लॉ के साथ FER2 या कंपनी लॉ देते हैं, आप बिजनेस लॉ के साथ कंपनी लॉ MFA देते हैं, इस तरीके से सो ऑन। और फिर आखिर में जो 2 हमारे पास रह जाएंगे वो हमें अपेयर होना है। पहले तो मैंने इन 4 सिनेरियोज में सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना दिए। अच्छा हर सिनेरियो में लास्ट 2 कॉम्बिनेशंस में बड़ा सा रेड क्रॉस आ रहा है। कोई बता सकता है ये रेड क्रॉस मैंने क्यों लगाया यहाँ पे?
सर इन सारे सिनेरियोज में, इन 4 के 4 सिनेरियोज में लास्ट के 2 ऑप्शंस में गड़बड़ पता है क्या हो रही है कि FAR2 आगे जा रहा है, ऑडिट पहले आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया कि डिजास्टर हो जाएगा, क्योंकि मैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट की बात कर रहा हूं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही मैंने नहीं पढ़ी। तो या तो ऑडिट के साथ FAR2 होना जरूरी है, या पहले FAR2 पढ़ाओ और नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऑडिट में अपेयर हो रहे हो। तो इस वजह से इन 4 के 4 सिनेरियोज में जो आखिरी की 2 पॉसिबिलिटीज है उनको मैंने क्रॉस मार्क कर दिया, क्योंकि हम FAR2 से पहले ऑडिट के पेपर्स में अपेयर नहीं हो सकते हैं। तो हमारे पास डिसाइड करने के लिए इन पहले तो सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, सिनेरियो 4 में से क्या पिक करना है वो, और फिर सेकंड अटेम्प्ट में इन 4 सिनेरियोज में से क्या ऑप्शन पिक करना होंगे वो आपने अल्टीमेटली डिसाइड करना है। अब मैंने हर सिनेरियो के पॉसिबल गैप्स वगैरह की बातें लिख दी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 3 पेपर देता हूं, FAR1 टैक्स और कॉस्टिंग, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में बिजनेस लॉ के साथ ये 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। इन दोनों को तो मैंने आउट ऑफ ही कर दिया क्योंकि ऑडिट FAR2 से पहले पॉसिबल नहीं। यहां जो नेगेटिव बातें थी वो भी मैंने लिख दी है कि भाई अगर इस में जाते हो तो इन तीनों पेपर्स में कोई गैप नहीं होगा, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन लगातार पेपर देना पड़ेगा। इसमें जाते हो तो 3 में से एक पेपर में गैप नहीं मिलेगा, लाइक मंडे को FAR2 है, ट्यूसडे को ही बिजनेस लॉ है और फिर नेक्स्ट मंडे को ऑडिट का पेपर है, तो एक पेपर में गैप मारा जाएगा। इस कॉम्बिनेशन में जाते हो तो तुम्हें एक पेपर में अगेन गैप मारा जाएगा, मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। इस कॉम्बिनेशन में जाते हो तो अगेन एक पेपर में कॉम्बिनेशन मारा जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो ट्यूसडे वेडनेसडे पेपर्स वाले में कोई गैप नहीं मिल रहा होगा। अब इस तरीके से अगर मैं चारों सिनेरियोस को देखूं तो हर सिनेरियो में जहां जहां गैप नहीं बन सकता था वो मैंने रेड से लिख दिया कि भाई अगर आप ये ऑप्शन पिक करते तो दोनों पेपर्स में गैप नहीं मिलेगा, या ये ऑप्शन पिक करते तो आपके पास एक पेपर में आपका गैप मिस हो रहा होगा। क्या ये समझा पा रहा हूं मैं सबको? अब बस अब अपने कंक्लूड करना है इसे। देखो अगर किसी की ये कैफ की पहली अटेम्प्ट है ना, अगर ये किसी की कैफ की पहली अटेम्प्ट है तो मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि पहली अटेम्प्ट में FAR1 टैक्स और कॉस्टिंग ना उठाना। अगर किसी की पहली अटेम्प्ट, अगर कोई उठा चुका है तो कोई बहुत गुनाह कबीरा नहीं कर दिया, तुम पास कर जाओगे। लेकिन अगर किसी की मार्च 23 में पहली अटेम्प्ट बन रही है ना, तो मेरा पर्सनल डिसीजन ओपिनियन ये होगा कि आपको टैक्स FAR1 कॉस्टिंग नहीं उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि अगर आपने पहली अटेम्प्ट में टैक्स FAR1 कॉस्टिंग उठा लिया तो अगली अटेम्प्ट में या तो आपके पास तीनों पेपर्स में गैप नहीं होगा या कम से कम एक पेपर में गैप नहीं होगा, और ये मुझे यहां नजर आ रहा है। यहां तो आपको बस गैप मिल जाएंगे, यहां मसला नहीं होगा, यहाँ 2 ही पेपर्स है। लेकिन अगर तुमने पहले ये 3 पेपर्स उठाए तो फिर इन 4 में से कोई भी ऑप्शन पिक करो, या तो तीनों पेपर्स में गैप मारा जाएगा या कम से कम किसी एक पेपर में गैप मारा जाएगा। हाँ, अगर लेट से सर मैंने तो ऑटम में ये वाला काम कर दिया, भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी है ना जिनके मार्च 23 में सेकंड अटेम्प्ट है और हम ऑटम 23 में ये ऑटम 22 में ये 3 पेपर देकर आ गए। कितने लोग हैं जिन्होंने ऑटम 22 में FAR1 टैक्स और कॉस्टिंग दे दिया है? सर मैं तो यहाँ घुस गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? कोई मसला नहीं है, आप इन चारों में से कोई एक पिक कर लें, आप इन चारों में से कोई एक पिक कर लें। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैंने ये काम कर दिया होता और मुझे इन चारों में से कोई एक पिक करना है तो मैं कौन सा पिक करता? सर ये वाला नहीं करता, इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बहुत खतरनाक काम हो जाएगा। इन तीनों को अगर मैं देखूं तो मेरा ख्याल है ये रीजनेबल है। क्यों रीजनेबल है? सर बिजनेस लॉ इज सॉर्ट ऑफ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, FAR2 is sort of a quantitative numerical subject and audit is sort of a combination of both, जहाँ पे आपके पास 60-70% एरिया क्वालिटेटिव होगा, 20-30% एरिया एनालिसिस और नंबर्स बेस्ड होगा। लेकिन अगर मैं बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ साथ दे देता हूँ, FAR2 साथ दे देता हूँ, तो ये भी बैलेंस तो है नंबर्स और थ्योरी में, लेकिन मैं समझता हूँ 2 लॉ के पेपर थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन को डल बना देता है। मैं इस वाले कॉम्बिनेशन में जाता हूँ, अगेन बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, MFA, ये कोई 2.5 पेपर थ्योरी का बन जाएगा, क्योंकि ये 100% थ्योरी, ये 100% थ्योरी, ये भी तकरीबन 50% थ्योरी। तो इन 3 में से अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस कॉम्बिनेशन को भी पिक कर रहा होता। भले मेरे पास एक पेपर में गैप नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल मैं मैनेज कर जाऊंगा, फिर मैं लास्ट अटेम्प्ट में ये दे रहा हूँ। लेकिन स्टिल मैं ओपन हूं कि अगर आप इन 3 में से कोई भी ऑप्शन पिक करते हो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, आप पास कर सकते हो। अगर आपने पहली अटेम्प्ट में ये वाला भी काम कर दिया है तो इन चारों में से, इन 3 में से कोई भी ऑप्शन पिक करें। देखिए मैं कोई कंक्लूसिव बात क्यों नहीं कर रहा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे मेरे जैसे जो पूरी बुक चार्ट लेंगे, याद कर लेंगे, उनकी थ्योरी बड़ी कंचा है, तो वो 2 थ्योरी की तरफ जाए,
कुछ सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ए लेवल्स के सर हमसे याद तो नहीं होता, हम प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं, अपने अल्फाजों में लिख लेते हैं, तो एक दो टाइम के बाद वो भी याद करने लग जाता है। पहले टाइम वो ये कहते हैं सर मैं याद नहीं कर सकता, मैं अपने अल्फाज में लिख लूंगा, दो तीन टाइम के बाद वो भी याद करने लग जाता है। तो उसके लिए मशवरा होगा कि भाई तुम इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन उठाओ जहाँ पे न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहा हो। क्या ये समझा पा रहा हूँ मैं आपको? अगर आप पहली अटेम्प्ट दे रहे हो ना, अगर आप पहली अटेम्प्ट दे रहे हो ना, तो मेरा मशवरा होगा कि आप सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, सिनेरियो 4 इन तीन में से कोई एक चीज पिक करना। या तो FER1 टैक्स बिजनेस लॉ पहली अटेम्प्ट, या फिर टैक्स बिजनेस लॉ कॉस्टिंग दूसरी अटेम्प्ट, पहली अटेम्प्ट सॉरी, या फिर FER1 कॉस्टिंग और बिजनेस लॉ पहली अटेम्प्ट। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अगर इन केसेस में जाते हो तो आपके पास आगे भी आपको कुछ नजर आ रहा होगा कि भाई अगर मैं ये तीन उठाता हूं तो अगली अटेम्प्ट में मैं कौन सा दूंगा? CMA, FER2 और ऑडिट। फिर कौन सा दे रहा हूँ? कंपनी लॉ और MFA। मेरे हर अटेम्प्ट में गैप मैनेज हो रहे होंगे, मेरे हर अटेम्प्ट में थ्योरी और नंबर्स वाले सब्जेक्ट्स बैलेंस हो रहे होंगे। यहाँ देखो FER1 न्यूमेरिकल, बिजनेस लॉ थ्योरी, टैक्स दोनों का 50-50 कॉम्बिनेशन, कॉस्टिंग न्यूमेरिकल, FER2 न्यूमेरिकल, ऑडिट थ्योरेटिकल, अगेन थ्योरी नंबर्स बैलेंस हो, कंपनी लॉ थ्योरेटिकल और MFA सॉर्ट ऑफ 50-50, तो कुछ क्वेश्चन नंबर्स का कुछ क्वेश्चन थ्योरी का, तो एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। ये भी कॉम्बिनेशन कोई इतने बुरे नहीं है, ये भी कॉम्बिनेशन कोई इतने बुरे नहीं है, ये थोड़ा सा बुरा हो जाएगा, यहाँ कोई गैप नहीं है, लेकिन इन दोनों में से भी कोई पिक किया जा सकता है। बस छोटा सा नुकसान ये होगा कि एक पेपर में गैप नहीं होगा, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है लाइक मैंने CA फाइनल के 4-4 पेपर्स बगैर गैप के दिए। मैंने इस अटेम्प्ट में CA फाइनल के पेपर्स दिए, मॉड्यूल E और मॉड्यूल F हुआ करते थे, उस वक्त CFAP लेवल नहीं था, तो मैंने 4 पेपर 4 दिन लगातार दिए और चारों क्लियर किए। तो ऐसा नहीं है कि अगर गैप नहीं है तो बस अब CA हो ही नहीं सकता, वो फिर भी जाएगा, लेकिन थोड़ी तकलीफ ज्यादा हो रही है। इसी तरीके से सिनेरियो 3 मैं पहले ये 3 पेपर से फेल होता हूं तो मेरे पास पॉसिबल 4 ऑप्शंस हैं, इसको पिक कर सकता हूं, इसको पिक कर सकता हूं, इसको पिक कर सकता हूं, फिर आखिरी अटेम्प्ट में ये वाला काम कर रहा हूं। अब अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि सर मैं या तो नंबर्स या थ्योरी का चैंपियन हूं, उस हिसाब से मैं अपने पेपर्स को मैक्सिमम क्लियर करने की कोशिश करूं। और अगेन मेरा मशवरा है जो कि बड़ी बड़ा अजीब लगा कि जब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमें ये पता ही नहीं कि हैंड ऑन कोर्सेज कौन सा है, तो इन पहली दूसरी तीसरी अटेम्प्ट की प्लानिंग के साथ साथ आपने हैंड ऑन कोर्सेज का भी टाइम मीट अवेलेबल रखना है। ये ना कीजिएगा कि एक ही 6 महीने में दोनों कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए, ये कर लिया कि भाई आज MS ऑफिस का कर लिया, अगले अटेम्प्ट में PP का कर लिया, या इस अटेम्प्ट में PP का कर लिया, अगले अटेम्प्ट में MS एक्सेल का कर लिया। लेकिन कोर्सेज को भी आपने पैरेलल चलाना है, जो आपने 80-90 घंटे 100 घंटे सब्जेक्ट उस हैंड ऑन कोर्सेज को देने हैं, वो भी आपने टाइम अलोकेट करना होगा। क्या ये बातें समझा पा रहा हूं मैं आपको? अब आप लोगों को कोई सवाल हो किसी भी कॉम्बिनेशन के हवाले से, सिंपली आपने क्या करना है, आप इसमें से देख सकते हैं कि यार अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की तरफ जाता हूं तो गैप क्या बन रहा है, अगली अटेम्प्ट कैसी बन रही है, और इस हिसाब से अपने डिसाइड करना है। कोई एक बंदा ये वाला काम करके आ चुका है पहली टीम वाला, तो फिर ऑब्वियसली वो जो रिमेनिंग पॉसिबल ऑप्शन है उसमें से कोई ऑप्शन पिक कर रहा होगा। आप लोगों को सवाल हो इस कॉम्बिनेशन के हवाले से तो फिर हम उस पर बात करते हैं। किसी का कोई भी सवाल, ऑनलाइन वालों का, फिजिकल वालों का? किसी ने सवाल पूछा सर कैफ की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? तो क्लासेस इंशाल्लाह इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगी, मोस्ट प्रोबब्ली वेडनेसडे या थर्सडे से। सर अगर आपने बिजनेस लॉ और टैक्स दिया है तो आप ग्रुप A के रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स दो, यानी कि FER1 और कॉस्टिंग, और ग्रुप B का देख लो कि आप कौन सा सब्जेक्ट दे सकते हो, कंपनी लॉ दे सकते हो, FER2 दे सकते हो, या कॉर्पोरेट लॉ दे सकते हो। फिलहाल अगर ग्रुप B में से कोई 2 सब्जेक्ट्स पिक करने हैं तो या तो वो अगर ऑडिट है तो उसके साथ FER2 लाजमी होना चाहिए, अगर ऑडिट नहीं है तो फिर 3 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अपनी बिल की बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है। किसी ने सवाल पूछा कि सर ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स इफेक्टिव होंगे? ये कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा था, कोई है ऐसा? जी अली सर बिल्कुल। किसी ने सवाल पूछा कि सर FER1 पूरा कोर्स आप पढ़ाएंगे? जी बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा। जी अब्दुल रहीफ IQ एंड ऑन कोर्सेज ऑफर करेगा। एक सवाल बड़ा रेलेवेंट था कि सर ऑनलाइन और रिकॉर्डेड लेक्चर्स किस हद तक इफेक्टिव है?
कोई है जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में ऑनलाइन रिकॉर्डिंग से पढ़ा हो? सिर्फ ऑनलाइन रिकॉर्डिंग से? क्या व्यू है तुम्हारा, इफेक्टिव था नहीं था? देखो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ऑनलाइन लाइव या रिकॉर्डेड इफेक्टिव है या नहीं, इसका भी अगेन कोई एक कंक्लूसिव आंसर नहीं दिया जा सकता, एक डिप्लोमेटिक आंसर ही देना होगा। भाई फॉर एग्जांपल कि अगर कोई स्टूडेंट इतना सेल्फ मोटिवेटेड है कि वो घर पे वाकई में पढ़ेगा, कुछ और नहीं करेगा, तो वो बिल्कुल ऑनलाइन को ऑप्ट कर सकता है। ऑब्वियसली आपकी जो ट्रैवलिंग टाइम, आपकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो सेव हो रही है। लेकिन अगर किसी को पता है कि भाई मैं तो रहता ही जॉइंट फैमिली में हूँ, जहाँ मेरे चचा के 2 बच्चे हैं, जहाँ मेरे मामू के भी बच्चे आते रहते हैं, जहाँ मेरी बहन के बेटे भी आते रहते हैं, मेरे भांजे भतीजे भी आते रहते हैं, तो उनके लिए तो फिर घर पे पढ़ना डिजास्टर है। या कोई घर पे अकेला ही बच्चा है, दही मंगवाना है, दूध मंगवाना है, डबल रोटी मंगवानी है, उसी को भेजा जा रहा है, तो वो भी घर पे ना टिके। तो आप अपने सिनेरियो के बेसिस पे देख लो, अगर आपके पास सेपरेट रूम है, आपके इलाके में कोई करीब लाइब्रेरी वगैरह अवेलेबल है, आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो कि अकेले होते हो, तो भाग तो नहीं जाते, यू शुड गो फॉर ऑनलाइन। लेकिन अगर हमें लगता है नहीं भाई हमारे पे इतना कंट्रोल नहीं है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग ऑनलाइन की तरफ जाए, फिजिकल की तरफ जाए। और स्पेसिफिकली अगर तुमने अपनी सीए जर्नी स्टार्ट की है ना, तो यहाँ मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगी कि यू शुड अटेंड फिजिकल, यू शुड अटेंड फिजिकल। देखिए इसके 2-3 रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन तो ये है कि इस कैफ प्रोग्राम के बाद आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी सी फाइनल की आर्टिकलशिप में। अब जनरली जब वो घर पे बैठ के ये 8 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे और 1-1.5 साल का घर पे गुजार देंगे ना, तो चाहते हुए ना चाहते हुए हमारे अंदर थोड़ा मम्मी डैडी वाला फ्लेवर आ जाता है। और उसके बाद जाके तब तुम फॉर्म के थप्पे खाओगे ना, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। लेकिन यहाँ अगर आना रहेगा, चहल पहल रहेगी, कभी रास्ते में पुलिस वाला रोकेगा, कभी रास्ते में कोई गुंडा बदमाश भी रोक लेगा, तो इस माहौल के आदी हो जाओगे। और जब इस माहौल की आदी हो जाओगे और उसके बाद जब फॉर्म में ये चीजें देखने को मिलेगी, तो तकलीफ तो उस वक्त भी होगी, लेकिन थोड़ी कम होगी। प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ कि आप जितना माहौल में रहते हो, आप उस माहौल के हिसाब से ढल जाते हो। इंस्टीट्यूट आने का एक फायदा ये होता है कि जब आप दोस्तों को देखते हो पढ़ रहा है, या क्लास में अटेम्प्ट कर रहा है सवाल, या सवाल में टीचर से सवाल पूछ रहा है, तो एक प्रेशर बना रहता है, बंदा उस माहौल में पढ़ लेता है। घर पे हम बहुत ही डिले हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे 7 के दिन यहाँ हो। जिस दिन आपके हफ्ते में 3 क्लासेस है, आप इंस्टीट्यूट आ गए, जिस दिन हफ्ते में 1 क्लासेस है, मैंने ऑनलाइन ले ली, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं कैफ लेवल पे रिकमेंड करूंगा पर्सनली कि अगर आपका घर करीब है, मैनेज कर सकते हो, तो यू शुड कम फॉर द फिजिकल क्लासेस। इसका एक और, जैसे इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस, तुमने कहाँ से ली है? आईक्यू से ली थी, कहीं और से ली थी? मुझे किसी और इंस्टीट्यूट का नहीं पता, लेकिन आईक्यू के जो तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जा रहे होंगे ना, उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कोई फजूल की बातें, हंसी मजाक नहीं, सिर्फ कंटेंट ही प्रोवाइड किया जा रहा होगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये इसका पास पेपर का क्वेश्चन है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो एक फैकल्टी मेंबर या एक टीचर अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ क्लासरूम में शेयर कर रहा होता है। कभी उसने अपने कोई फॉर्म का किस्सा बता दिया, तभी उसने कोई अपना प्रैक्टिकल कोई जर्नी शेयर कर दी, तो ये सारी चीजें जनरली रिकॉर्डिंग में इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही, तो वो चीजें हम सीखने से रह जाते हैं। तो एक रिकॉर्डिंग का ये फायदा, और भी बहुत सारे फायदे और नुकसान दोनों हो सकता है, लेकिन ये मैंने कुछ डिप्लोमेटिक से आपको आंसर किया है। ट्रैवलिंग कॉस्ट, कम्यून कॉस्ट को देख लें, टाइम कितना आने जाने में लग रहा है, इस हिसाब से देख लें। मेरा मशवरा ये कि अगर तुम्हारे 3 या 2 सब्जेक्ट की क्लासेस है घर करीब वगैरह, तो तुम आ जाओ। हाँ, एक सब्जेक्ट की क्लास है और तुम्हें दूर से आना पड़ा, तो फिर वो बेहतर है कि मेरी सजेशन ये होगी कि एक क्लास के लिए आपको आने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ले लें। और किसी का सवाल? साथ हिजबुल्लाह, अगर आपने FAR1 बिजनेस लॉ और कॉस्टिंग दिया, तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में टैक्स दे रहे होंगे, और फिर आप सिनेरियो 4 में से जो 4 ऑप्शन है उसमें से कोई ऑप्शन पिक करना है। जो आपने मुश्किल से नाम लिखा है, मेरा मशवरा होगा कि आपको ग्रुप बी के पेपर्स की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, आपको ग्रुप ए के पेपर्स ही देने चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर FAR2 के सब्जेक्ट में क्या है, टैक्स के सब्जेक्ट में क्या है। तो इंशाल्लाह एक एक सब्जेक्ट की डिटेल डिस्कशन हम हर सब्जेक्ट की पहली क्लास में कर रहे होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हम वेडनेसडे या थर्सडे से अपने ग्रुप ए की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो जो भी हर सब्जेक्ट की पहली क्लास होगी ना, उसमें उसको पूरा कोर्स आउटलाइन डिस्कस किया जा रहा होगा। लाइक जब FAR1 की क्लास होगी तो मैं पूरा बताऊंगा कि FAR1 के कोर्स में क्या क्या एरिया है, कितना रिजल्ट है, क्या एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है, कौन सा एरिया किस तरह से कवर करवाया जा रहा होगा। तो वो चीजें हम इंशाल्लाह हर सब्जेक्ट की जो पहली क्लास होगी, दैट इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें रेलेवेंट टीचर शेयर कर रहे होंगे।
ग्रुप बी की क्लासेस भी सपोर्ट मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड या मैक्सिमम हुआ तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। आयशा इमरान दोनों ही इक्वल ऑप्शंस होंगे मेरे ख्याल में। सर व्हाट इज द बच्चे ने के दो पेपर्स दिए इस अटेम्प्ट और वो कि दो पेपर्स देगा लेकिन वो डाउटफुल है कि यार शायद ये में से भी कोई नेक्स्ट हो जाए तो उसको ग्रुप बी में जाना चाहिए या ग्रुप ए में। सर यहाँ सुनिएगा, किसी ने बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा और उसमें मैं एक बात और ऐड भी कर दूं। इन्होंने सवाल ये पूछा कि मैंने ग्रुप ए के दो पेपर्स दिए हैं, क्या मुझे रिजल्ट से पहले ग्रुप ए के दो सब्जेक्ट्स ही पढ़ने चाहिए, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, या मैं ग्रुप बी का सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दूं ये जानते हुए कि मुझे पता नहीं है कि रिजल्ट क्या है। मैंने ग्रुप ए के दो सब्जेक्ट्स दिए, मैं ग्रुप ए के बाकी दो सब्जेक्ट्स लाजमी दूंगा, क्या मुझे ग्रुप बी का भी कोई एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट उठाने चाहिए या मैं रिजल्ट का वेट करूं? एक चीज मैं ऐड कर दूं, ग्रुप ए के मिनिमम दो पेपर क्लियर होंगे तो आप ग्रुप बी में जा सकते हो। अगर आपने ग्रुप ए के दो पेपर्स क्लियर किए हुए हैं तो ग्रुप बी के पेपर दिए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अगर लेट्स से तुमने ग्रुप ए का एक ही पेपर दिया है तो ऑब्वियसली तुम ग्रुप ए के बकाया 3 दोगे। अगर तुमने ग्रुप ए के 2 दे दिए हैं तो फिर तुम ग्रुप ए के रिमेनिंग 2 और बी में भी जा सकते हो। मेरा मशवरा ये होगा कि आप रिमेनिंग 2 और बी का भी जो तीसरा सब्जेक्ट उठाना है आप उसको स्टार्ट कर दें। देखिए अब इस मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट है कराची में वो सारे इंस्टीट्यूट आपको फ्रीज या ट्रांसफर की फैसिलिटी देते हैं। तो अगर आपने लेट्स से ग्रुप ए के रिमेनिंग 2 और ग्रुप बी का एक सब्जेक्ट उठा लिया, क्योंकि रिजल्ट आने में भी 1-1.5 महीने का टाइम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, जाया ना करें इसे। आपने 3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, अगर ग्रुप ए के दोनों सब्जेक्ट निकल जाते हैं आपने कंटिन्यू कर लिया। अनफॉर्चुनेटली ग्रुप ए के 2 में से कोई एक सब्जेक्ट रुक जाता है, आपने ग्रुप बी का सब्जेक्ट फ्रीज करवा लिया या ट्रांसफर करवा लिया और फिर ग्रुप ए के रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स दिए। तो टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, अपने पास मैक्सिमम ऑप्शंस को ओपन रखिएगा, क्योंकि अगर लेट्स से मैंने 2 सब्जेक्ट उठाए और रिजल्ट आने के बाद ग्रुप ए के दोनों सब्जेक्ट पास हो जाते हैं, अब तुम ग्रुप बी के सब्जेक्ट को उठाओगे जिसकी 1-1.25 महीने क्लासेस ऑलरेडी गुजर चुकी होगी। कोई और सवाल किसी का स्पेसिफिक जनरल कोई भी सवाल? ऑनलाइन वाले सवाल थोड़ा सा शॉर्ट में लिखिए, मैं इतने लेंथी सवाल रीड नहीं कर सकता। जब कोई और स्पीकर यहाँ पे बात कर रहा होगा तो मैं ऑनलाइन के सवालों को भी आंसर कर दूंगा। किसी का कोई सवाल है? और सवाल है कि जैसे ग्रुप ए में 2 पेपर पूरा तैयार किया, फिर में बिजनेस लॉ को 4 पेपर ला सकता है ग्रुप ए के। जी है जी, आपका जो भी नाम है, अगर आपने ग्रुप के दो सब्जेक्ट उठाए और आपकी मार्च से इसमें अटेम्प्ट और आप बता रहे हो कि मैं चारों सब्जेक्ट दे दूं, तो यू कैन गो फॉर इट, यू शुड गो फॉर इट कि तुमने 2 सब्जेक्ट भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए और अभी तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है। तो मेरा एडवाइस ये होगा कि आप ग्रुप ए के पूरे 4 पेपर दे सकते हो। चलिए कुछ और स्टूडेंट्स के स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन वाइज सवाल है, मैं इनको आंसर करता रहूंगा। मीनवाइल मैं इस इंस्टीट्यूट के जो हमारे साथ को-फाउंडर मेंबर यहाँ अवेलेबल है सर मोहम्मद इब्राहिम, उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ स्टेज पे आने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा शेयर कर लूं कि सर मोहम्मद इब्राहिम का बैकग्राउंड क्या है और हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे पास एक वन ऑफ द बिग फोर फर्म के डायरेक्टर लेवल का बंदा शामिल है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कराची में, इवन पूरे पाकिस्तान में कोई भी कोई और ऐसा टीचर मौजूद नहीं है जो कि फर्म में डायरेक्टर लेवल पे मौजूद है और यहाँ कैफ के और सीफेफ के बच्चों के साथ सर दीवार पे सर मार रहा है। क्योंकि देखो अब जैसे लेट्स से एक फुल टाइम टीचर है, उसका पूरे दिन काम ही है कि स्टूडेंट्स को मैनेज करना, स्टूडेंट्स की बातें सुनना, स्टूडेंट्स को चीजों को आंसर करना। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे डायरेक्टर लेवल के बंदे हो, आप पूरे दिन सीएफओ और बिग फोर फर्म के पार्टनर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो और उसके बाद आके कि सर मैं कौन से सब्जेक्ट पिक करूं, तो सोचो तो सही फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या होगा। तो मैं पर्सनली ऑनर्ड फील करता हूं और मैं स्पेसिफिकली इनका शुक्रगुजार हूं कि अपने फर्म के कीमती टाइम में, जिस टाइम में ये बहुत कुछ अचीव कर सकता है, अगर यही टाइम वो फर्म में स्पेंड करे, लेकिन स्टिल वो टाइम उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एलोकेट किया और इस लेवल पे आगे अगर वो ऑडिट सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं, यानी कि आई गेस के सिर्फ सर इब्राहिम ही है जो कि बिग फोर में डायरेक्टर लेवल पे होने के बावजूद कैफ और सीफेप लेवल पे ये ऑडिट के सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं। तो वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे कि उनकी सीए की जर्नी कैसी थी, ये आपको सीए की जर्नी में क्या डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना चाहिए। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज सर मोहम्मद इब्राहिम।
9%. इसको बंद कर दे, बस वहाँ पे बस इसको वो मिटा दे, कुछ वो वाला मिटा सकता है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार, ये सेशन अटेंड करने के लिए। इसको थोड़ा सा हमने अर्जेंट बेसिस पर रखा, बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी एक ही क्वेरी थी, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा सब्जेक्ट लेने हैं, कितने सब्जेक्ट लेने हैं, ग्रुप ए में रहना है, ग्रुप बी में जाना है। और आई थिंक एक बहुत ही डिटेल्ड और लॉजिकल डिस्कशन सर एमक्यू ने आपके साथ शेयर कर ली है। इट्स योर डिसीजन, सही है। हम कभी भी आपके ऊपर, एज हमारी पॉलिसी, हम कभी भी कोई सब्जेक्ट आपके ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे, आपके सामने सारी पिक्चर रख देंगे और आप बेस्ट डिसीजन मेकर है अपने लिए और आप उसको बड़े अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। मैं सर की एक छोटी सी एग्जांपल दूं। कल हमारा एक इंटरव्यू सेशन था, तो सर का ऑडिट में गोल्ड मेडल है और सर का लॉ में गोल्ड मेडल था, कॉर्पोरेट लॉ सीए फाइनल। और ऑडिट में गोल्ड मेडल आया तो ऑडिट फर्म में 1.5-2 साल बाद ऑडिट छोड़ के टैक्स में चले गए। और कॉर्पोरेट लॉ में गोल्ड मेडल आया, लेकिन टीचिंग कॉर्पोरेट लॉ नहीं करते, टैक्स एंड। तो ये आप समझ रहे हैं, मतलब एक चीज होती है कि ये मेरी एक्सपर्टीज है, ये मुझे अच्छा आता है, बट एक इंटरेस्ट भी होता है। तो आपकी जो अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको आपने लाजमी असेस करना है कि आपका थ्योरी स्ट्रांग है, आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, क्या चीज है। मैं 2 से 3 बातें करूंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। एनक्यू ने सारी बातें कवर कर ली है, सही है। लेकिन ये वाला जो एक फैक्टर है ना आपका कि यार सर ग्रुप ए में 2 पेपर या 3 पेपर दे दिए और ग्रुप बी के लिए एलिजिबल है, सर अगर तो ग्रुप ए में कोई सब्जेक्ट फेल हो गया तब क्या करें। ये एक आई थिंक एक जेन्युइन सवाल है उनके लिए जो कि ग्रुप ए का पेपर दे चुके हैं। और अगर वो 3 पेपर्स दे चुके हैं, लेट से अगर वो 3 पेपर दे चुके हैं और कोई ऐसा बच्चा जो फास्ट ट्रैक में आके उसने बिजनेस लॉ दे दिया था और ग्रुप ए के 4 पेपर दे चुका है या 3 पेपर दे चुका है, तो जाहिर सी बात है ग्रुप ए में तो बचा ही एक सब्जेक्ट है और उसको ग्रुप बी में मूव करना है। और ये पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बच्चा सोचता है ना कि यार अगर, तो ये अगर जो है ना प्यारे बच्चों, तो ये आपको अगर उस वक्त सोचना था जब आप सी में आ रहे थे, बिकॉज उस वक्त में तो यही माइंडसेट था ना कि क्या माइंडसेट था कि यार अगर फेल हो गए सीए में तो, बिकॉज कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 1960 से क्वालिफिकेशन चल रही है, 60 साल हो चुके हैं, 62 साल हो चुके हैं क्वालिफिकेशन को, और 11,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है पूरे पाकिस्तान में। और उसमें से भी कितने एक्टिव अगर आप देखें तो हार्डली कोई 6-7 हजार है, 4,000 मर चुके हैं। तो अगर आप इस पूरे सीरियस लेना, हम सबने मरना है ना, ऐसे 3-4 हजार मर चुके हैं। तो आप सोचे ना कि जो 1961 की क्वालिफिकेशन है, तो जो 1965 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना होगा या 1966 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना होगा, तो 30 साल तो ये होगी ना उसकी यार, मतलब 28 साल तो होगी ना। तो 98-99 तक तो पाकिस्तान में एवरेज लाइफ आजकल 40-45 साल रह गई है, सही है ना। तो ये जो अगर वाला फैक्टर है ना, मेरी सजेशन आपको ये है कि इस अगर, बिकॉज अगर यही सोचना था तो फिर अभी नहीं सोचना था, ये फिर कब सोचना था आपको, जब आप सीए कर रहे थे तब सोचना था कि अगर फेल हो गए तो फिर आप कर देंगे सीए। आप क्यों आए कि नहीं यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पास कर सकता हूँ, सही है। अच्छा, सेकंड चीज वही जो फ्रीज और ट्रांसफर वाली पॉलिसी ऑब्वियसली आई कि उसको एंटरटेन किया जाता है। सेकंड में एक अपनी छोटी एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं कल ही शेयर कर रहा था उसको। ये जो अगर वाली बात है ना, मैं इसके ऊपर एक छोटी सी चीज आपसे डिस्कस करूं। आप लोगों के एप्टीट्यूड टेस्ट तो नहीं होते ना सीए में एडमिशन के लिए। व्हेन आई वाज डूइंग सीए बैक इन 2006, आई बिलीव आई स्टार्टेड माय सीए जर्नी बैक इन 2006। सो देयर वाज अ रूल, देयर वाज अ पॉलिसी फ्रॉम द आईकैप कि जी इफ यू गेट लेस देन 60%, सो आप सीए में एडमिशन नहीं ले सकते, यू हैव टू गिव एप्टीट्यूड टेस्ट, कोई पीपीटी या पीसीएससी करके कोई अजीब सा नाम होता था उसका। अच्छा, तो हमने सेकंड ईयर के जब हम पेपर देते थे तो हम सीए में चले जाते थे, और सीए में चले आते थे तो वो इंटर का जो पेपर है रिजल्ट है वो 3 महीने बाद 6 महीने बाद आता था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक आई वाज इन मॉड्यूल ए में था, पहले मॉड्यूल में था, ये शायद मॉड्यूल बी में था, रिजल्ट लेट हो गया था, क्या प्रोसेस था। और सेकंड, अच्छा मेरी फर्स्ट ईयर में 67% थी, तो मतलब मुझे सेकंड ईयर में 53 या 53 से ज्यादा चाहिए थी ताकि मुझे वो एप्टीट्यूड टेस्ट ना देना पड़े। और आप सोच नहीं सकते, आई एग्जैक्टली गॉट 53%। So, इसका मतलब that 1 mark कि अगर मेरा 1 नंबर कम हो जाता तो मैं जो मॉड्यूल बी में बैठा, आप लोग जो फेल होते हैं तो आप लोग उधर ही रहते हैं ना,
मेरा 1 नंबर कम आ जाता तो मैं तो वो मॉड्यूल बी से पूरा बैकएंड पे आता और आईकैप में जाता कि जी मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाए ताकि आप ये असेस कर लें कि मैं सीए करने के काबिल हूं। ये 1 नंबर की बात कर रहा हूं मैं। अगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं भी ये सोच रहा होता जो आप अभी सोच रहे हैं कि यार अगर 1 नंबर कम आ जाता और पता नहीं मैं फिर सीए करता या नहीं करता, या सीए कंटिन्यू करता या नहीं करता, और अगर 1 नंबर कम होने से मेरा पूरा बैकग्राउंड ही चेंज हो जाएगा, मुझे वापस से एप्टीट्यूड टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, मैं पेपर के लिए एलिजिबल नहीं होऊंगा। अगर प्यारे बच्चों ये सोच रहा होता मैं तो आज हंड्रेड्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमसे पढ़ के क्वालिफाइड नहीं हो रहे होते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना माइंडसेट प्यारे बच्चों क्या रखना है, बड़ा पॉजिटिव रखना है। सही है, ये कोई मुश्किल क्वालिफिकेशन नहीं है, आप यकीन करें ये एक बहुत ही आसान क्वालिफिकेशन है। अगर आप टैक्स पढ़ रहे हैं तो जो बंदा टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा है यार दिन रात और बड़े क्लाइंट्स मैनेज कर रहा है, केपीएमजी के आर्टिकलशिप है, केपीएमजी मैनेजर लेवल पे काम कर रहा है, अगर वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आपको टैक्स वगैरह पढ़ा रहे होंगे उसका कोई रद्द बदल कभी भी नहीं हो सकता। साइमल्टेनियसली अगर मैं अपनी ऑडिट की बात करूं तो मैंने अपनी जिंदगी के आप यूं समझ लें कि अराउंड 1/2 ऑफ माई लाइफ आई हैव स्पेंट इन एन ऑडिट फर्म, और सब कराची में नहीं बल्कि लंदन, बार्सिलोना, स्पेन, इंडोनेशिया, स्कॉटलैंड, यहाँ पे जाके मैं काम कर चुका हूँ। सही है, तो अगर इस एक्सपीरियंस का बंदा आप लोगों को कोई सब्जेक्ट पढ़ाएगा या आपसे कोई बात करेगा तो वो एक अच्छी और क्या कहते हैं मतलब बड़ी प्रैक्टिकल बात होगी। इस चीज को हमेशा सामने रखेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमें समझ आती है बात कि यार ये अगर मगर कुछ नहीं, हल सिर्फ जवाब है। सही है, तो ये अगर मगर नहीं, सही है, बस सही है यार, पेपर दे दिया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी पास भी हो सकता हूं, जब फेल होऊंगा तब डिसाइड करूंगा कि यार मैंने क्या करना है। एट प्रेजेंट जो मेरे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, मैं ग्रुप ए के ये पेपर दे चुका हूं, आई शुड गो फॉर ग्रुप बी, या अगर ग्रुप ए का एक पेपर रह गया और ग्रुप बी के 2 पेपर रह गए तो मैं सिर्फ वहां पे जाता हूं, जब रिजल्ट आएगा तो मैं देख लूंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज अच्छी ये भी है, जब आप आगे जाके पढ़ते हो और ग्रुप बी के सब्जेक्ट्स को अगर आप देखते हो तो आपको खुदा ना खास्ता ग्रुप ए में फेल भी हो जाओ तो आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कि हाँ यार ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मेरी ग्रिप स्ट्रांग है, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि मुझे वाकई में हेल्प कर रहा है, या ये सब्जेक्ट ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बिजनेस लॉ दिया हुआ है, मेरा बिजनेस लॉ फेल हो गया है और मैं कंपनी लॉ पढ़ रहा हूँ लेट्स, और कंपनी लॉ पढ़ते हुए यार मुझे समझ में आ रहा है कि लॉ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं और चीजों को कैसे देखा जाता है और किस तरीके से व्हाट इफ सिनेरियोस डिटरमाइन होते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे कर रहे होते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप ग्रुप ए के सब्जेक्ट के साथ शायद आप कंपनी लॉ कर लो, बिकॉज आप ये सोचोगे ये कंपनी लॉ का सब्जेक्ट मुझे किसमें हेल्प कर रहा होगा, ये मुझे अल्टीमेटली बिजनेस। साइमल्टेनियसली आप FR2 पढ़ रहे हो और FR2 पढ़ते हुए आप कह रहे हैं मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, ये बेसिक चीजें मेरी वीक थी, अब मुझे स्टैंडर्ड समझ में आ रहे हैं, मुझे चीज समझ में आ रही है, खुदा ना खास्ता आपका कौन सा सब्जेक्ट फेल हो जाता है, FR1 फेल हो जाता है, तो आप ये कहते हो कि यार यस दिस इज द बेस्ट चॉइस कि मैं FR1 और FR2 दोनों साइमल्टेनियसली दे लूं, तो जब मैं एक एडवांस चीज पढ़ूंगा तो वो जो बेबी सब्जेक्ट है मेरा वो अल्टीमेटली वो मेरा पास हो जाएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, और मैं आपको गारंटी के साथ एक चीज कह सकता हूं, अगर आपने इंजीनियरिंग की मैथ्स पढ़ी हुई है तो सीए की मैथ्स से बहुत ज्यादा मुश्किल हमारी इंजीनियरिंग की मैथ्स होती है। इंजीनियरिंग की मैथ्स हमारी सीए से बड़ी मुश्किल है, तो अगर आपने इंजीनियरिंग का मैथ्स पढ़ा हुआ है आपको क्यूटी वगैरह में कोई इतनी मुश्किलात पेश नहीं आती। क्यों? बिकॉज आप एक बड़ा हाथी निकाल चुके हो, साथ ही जो छोटे हाथी होते हैं वो बड़े आराम से मैनेजेबल हो जाते हैं। तो हमारी सजेशन प्यारे बच्चों आपको ये रहेगी कि आपने अगर मगर नहीं सोचना, यू शुड गो फॉरवर्ड। जब फेल होंगे तो आप यकीन करें अगर आप सब्जेक्ट्स लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरे पास ये चीजें रेलेवेंट है और मेरी ये सब्जेक्ट है, ये चीजें मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प कर रही हैं, तो ये एक चीज आपके लिए बड़ी रेलेवेंट हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा और कोई, अच्छा ये जो एक चीज डिस्कस करी थी एक लड़के ने, टीचरशिप, यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर मैं आपसे एक बड़ी जनरल और बेसिक बात करूं, और ये वो रीजन है जो कि आईक्यू का जो एक फंडामेंटल या फिर जो एक फंडामेंटल पिलर है ना, वो उसके बेसिस पे ये पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है। और स्ट्रक्चर ऐसे था कि हमारे पास अगर कोई बच्चा सीए में आता है पीआरसी से और वो ग्रुप ए में आता है, तो ग्रुप ए से लेके उसको अल्टीमेटली हमने कहां तक लेके जाना है, एमएसए तक। हम ये इंश्योर करें कि हमारे पास जो टीम हो वो टीम ऐसी हो कि वो एक कंसिस्टेंट टीम हो, और कंसिस्टेंट टीम ऐसी हो कि बच्चे की एक बार अगर फ्रीक्वेंसी, मैं देखिए कभी भी मैंने आखान स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है, 1 क्लास से लेके 5th क्लास जो प्राइमरी स्कूल कहलाती थी, टीचर सेम रहते थे हमारे। 6th क्लास में जब सेकेंडरी में हम जाते थे तो फिर हमारे पास
कुछ टीचर्स आते थे, कुछ टीचर्स नहीं होते थे। फिर आप इंटर में जाते थे, जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पढ़ाता था उसी से हम सेकंड ईयर की फिजिक्स पढ़ रहे होते, जिससे फर्स्ट ईयर की मैथ्स पढ़ते थे उसी से हम सेकंड ईयर की भी मैथ्स पढ़ रहे होते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यार एक बार हमारी अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए ना प्यारे बच्चों, तो हमारी सीए जर्नी बड़ी आसान हो जाती है। अगर मैं आईक्यू का एक फंडामेंटल पिलर आपको बताऊं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप ए में आप सर मुर्तजा कैटलेट से टैक्स FR1 ये टीच करते हो, 100% टीच करते हैं, तो अगर आप टैक्स FR1 पढ़ते हैं तो इससे फायदा क्या होगा? व्हेन यू मूव टू ग्रुप बी, एक सब्जेक्ट आपके पास आ रहा होगा FR2, अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, जो कि मैं इसी से गारंटी देता हूं कि डेफिनेटली मैच करेगी, अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो आपको फायदा। देखिए मुझे एक बात बताएं, कितने लोग पेपर कॉम्बिनेशन में परेशान थे? ईमानदारी से कितने उठाना है, कौन से उठाना है? जस्ट अ वन प्रेजेंटेशन, जस्ट अ 45 मिनट डिस्कशन, क्या हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई? क्या हमें क्लैरिटी आ गई कि यार दिस इज द बेस्ट डिसीजन दैट वी कैन? और मैं यकीन कर रहा हूं हम कोई 150-200 बच्चों से बात कर चुके हैं जो एडमिन में क्वेरीज आ रही है, उन सबको जब कंपाइल कर रहे हैं, हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि बच्चा इतना परेशान क्यों है, कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, कैसे उठाना है। बट एक आधे पौने घंटे की डिस्कशन, एक आधे पौने घंटे का प्रेजेंटेशन, एक फेयर और अनबायस्ड जब आपके साथ डिस्कशन होगी, आपको क्लैरिटी आएगी। तो FR2 आपने लिया लेट्स से सर के साथ, अब आप फाइनल में गए। जब आप फाइनल में गए तो हमारे पास अगेन एक सब्जेक्ट आ रहा है FFR, एंड ये हम सबको पता है ना, CFA और MSA में कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, बस फर्क इतना है कि उस सब्जेक्ट के आगे क्या लिख जाता है? एडवांस। यहाँ अकाउंटिंग पढ़ते हैं फाइनल में, एडवांस अकाउंटिंग। यहाँ ऑडिट पढ़ते हैं फाइनल में, एडवांस ऑडिटिंग। यहाँ पे लॉ पढ़ते हैं फाइनल में, एडवांस लॉ। तो सब्जेक्ट हमारे पास यही है, बस इन सब्जेक्ट के आगे क्या लग जाता है? तो कैफ इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ना, आप यूज समझेंगे ये तो बेसिक चीज है जो कि आपको सिखाई जा रही है, फॉर्म में जाके आपने अप्लाई करनी है। जब आप ये चीजें एक अच्छे टीचर्स के साथ, जिससे फ्रीक्वेंसी आपकी मैच हो जाए, वो आपको लेके चल रहा हो पूरी सीए जर्नी में। अब देखें ना, वो एक जो सर एम की बात कर रहे थे, कैफ में आपको मतलब कैफ की जो आवाम होती है, बच्चे को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है। सही, फाइनल में बेवकूफ बनाना, फाइनल बच्चा वही वाली बात है कि फाइनल में तो आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते ना, निकलते हो घर से, फॉर्म में जाते हो, 10 बंदों के साथ बैठते हो, 10 चीजें करते हो, 1000 चीजें आपको सीखने को मिल रही होती है। तो आप जब हम फिजिकल क्लासेस, अभी तो कोविड से पहले जब फिजिकल क्लासेस होती थी, आई मीन यू वॉन्ट इमेजिन, फाइनल में एडवांस ऑडिट का कोई टीचर नहीं था। आई वॉज द ओनली टीचर जो कि पूरे कराची में एडवांस ऑडिट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, बिकॉज फाइनल के बच्चों का आप बेवकूफ नहीं बना सकते कि जी मैं ये कर लूंगा और मैं ये कर लूंगा। बच्चा कहता है यार फॉर्म का डायरेक्टर लेवल का बंदा है, 13 साल फॉर्म में काम किए, इससे अच्छा कोई एडवांस ऑडिट शायद कोई पढ़ा ना सके। जब कोई पढ़ा भी रहे थे, उन्होंने फिर पढ़ाना अल्टीमेटली क्या कर दिया? डिसकंटिन्यू कर दिया। हम जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना प्यारे बच्चों, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार अगर MSA1 MSA2 हमने लॉन्च किया, ऑब्वियसली वो एक कॉस्ट बेनिफिट डिसीजन नहीं था, बिकॉज MSA1 का थोड़ा बहुत आइडिया है आपको। अगर आपका FFR और एडवांस ऑडिट पास हो जाएगा फाइनल का, तो आपका MSA1 ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, और MSA1 का पेपर इज इक्वल टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अभी आप अकाउंटिंग अलग पर्चा देते हो मंडे को, ट्यूसडे का ऑडिट का पर्चा देते हो। MSA लेवल पे जाओगे तो मंडे के दिन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का एक ही पर्चा होगा, उसमें पहला सवाल अकाउंटिंग का होगा, दूसरा सवाल ऑडिटिंग का होगा, और तीसरा सवाल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का मिक्स होगा। ये एक पेपर आ रहा होता है MSA1 का। तो शायद से मतलब बच्चा जब FFR पढ़ लेता है, एडवांस ऑडिट पढ़ लेता है, तो वो MSA1 के लिए कहता है यार मैं इसको खुद से प्रिपेयर कर सकता हूँ, फॉर्म में 3-3.5 साल गुजार भी चुका होता है। हमने कहा बच्चे होंगे नहीं इतने, बट द रीजन वी स्टिल इंट्रोड्यूस्ड MSA1 एंड MSA2, और अल्हम्दुलिल्लाह एक आउटस्टैंडिंग किस्मत। What was the reason कि हमने इसको लॉन्च किया? The only reason is क्या हम ये टैगलाइन यूज कर सकें कि we are the complete CA Institute। अगर हमारे पास बच्चा PRC में आता है, कैफ में आता है, हम उसको ये ना कह सकें कि यार ये फला सब्जेक्ट हम आपको ऑफर नहीं कर पा रहे, ये सब्जेक्ट हम आपको ऑफर नहीं कर पा रहे। हमने ये इंश्योर किया कि अगर इंस्टीट्यूट खोला ही और बनाना है तो इस तरीके से लेके चले, बच्चा हमारे पास आया तो उसको ये ना कहना पड़े कि जी ये सब्जेक्ट हम ऑफर नहीं करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज मैं आपसे कह रहा था कि जो एक टीम होती है ना आपके पास, तो अगर आपकी केमिस्ट्री मैच करती है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप आईक्यू से एडमिशन लिया, मुझे नहीं पता आप में से कौन से स्टूडेंट्स आईक्यू के हैं बाहर के, बट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू कि अगर केमिस्ट्री मैच कर जाती है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा पूरी जो सीए की जर्नी है 5-6 साल की, ये आप टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री हो गए, बिकॉज यही टीचर्स आपको MSA1 MSA2 तक लेके जाएंगे। क्या यहाँ तक बात? अगर कैफ लेवल पे अकाउंटिंग टैक्स आप सर से पढ़ते हैं, केमिस्ट्री मैच कर जाती है, फाइनल में भी एडवांस टैक्स और FFR, फिर आपको एक बेसिक बन गई। ये नहीं होगा फलाने ऐसा पढ़ाया, फलाने गलत पढ़ाया, मैं सही पढ़ा रहा हूँ। इन सारी चीजों से आप एटलीस्ट निकल सकेंगे। सेकंड, जो एक बच्चे ने सवाल कहा, तो ये वाली बात समझ आती है यार कि हमारे पास जो आपने सवाल किसने पूछा था यार, ये बड़ा रेलेवेंट सवाल था। सही है, तो ये बड़ा मैटर करता है कि हमारे पास टीचर शेयरिंग वाला पोर्शन
किस तरीके से, लाइक फॉर एग्जांपल एमएफए है तो इसमें जो बीएफडी वाला पोर्शन है वो सर मुजम्मिल मुनाफ पढ़ाते हैं, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंसल्टेंसी फर्म है। तो वो जब आपको नीचे लेवल में बीएफडी पढ़ाते हैं वही बीएफडी आपको फाइनल में पढ़ाते हैं, वही फिर फाइनल में आपको बीएम पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे एक अल्टीमेट स्ट्रक्चर है। सेकंड चीज आपने जो एक बात करी ऑनलाइन वर्सेस फिजिकल, इसके ऊपर मैंने और सर एमक्यू ने एक वीडियो बनाई कि अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपकी जितनी भी क्वेरीज है ना कि यार ऑनलाइन लेना चाहिए या फिजिकल लेना चाहिए, वो आपका मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। बट मेरी सजेशन ये है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? सीए करना है तो फिर इतने अगर मगर क्यों आ रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सर ऑनलाइन ले, लाइव ले, फिजिकल ले, रिकॉर्डेड ले, 3 पर्चे ले, 2 पर्चे ले, अगर आप इतने इफ एंड बट्स अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे और आपको खुद को क्लैरिटी नहीं है, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू बिकम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट? यार ये चले अभी सीए कर भी लेंगे, आगे जाके किसी सीट पे बैठेंगे, सीएफओ बनेंगे, फर्म में जाएंगे, मैनेजर बनेंगे, इतने इफ एंड बट्स आप थोड़ी यूज कर सकते हैं। यहाँ क्लाइंट आपसे अकाउंट्स मांग रहे हैं, आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि कल को बारिश होगी तो मैं क्या करूंगा। अगर इतने इफ एंड बट्स आपने अपनी जिंदगी में लगाना स्टार्ट कर दिए तो आप कभी भी प्यारे बच्चों क्या आप अल्टीमेट अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकेंगे। इस ऑनलाइन फिजिकल के ऊपर मैं एक बात कहता हूँ, 3 पेपर मैंडेटरी है सर। अभी जो आईकेपी बाद में खत्म कर देती है, लेकिन स्टार्टिंग में ये होता है, अब अभी नहीं है, बट ऑब्वियसली हमारे पास टाइम है, बिकॉज ये जो बैच है हमारे पास, ये गोल्डन बैच है। आपको पता है ना मुहर्रम है, ना ईद है, ना रमजान है। सही कह रहा हूँ यार? अगला जो बैच आएगा सितंबर 23 का, उसमें मुहर्रम भी होगी, रमजान भी होंगी और 2 ईदें भी होंगी। ये बड़ा मसला सर एमक्यू जो आपको बता रहे थे, वो हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि वो वाला जो आपका होगा तो उसमें आपके पास सिर्फ 2 ही पेपर रह जाएंगे, और खुदा ना खास्ता के पीछे रह गया होगा तो वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, उसमें इतना टाइम इन्वेस्ट करने की आपको जरूरत, हम ये जर्नी भी आपको बता रहे हैं। मेरी सजेशन प्यारे बच्चों ये है कि अगर आप 3 पेपर पे भी जाते हैं, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में कितने आवर्स लगते हैं? 150 सर इतना ही होगा, 150। अगर आप 150 आवर्स 3 सब्जेक्ट्स में मिला के मुझे कितने हो जाएंगे? हमारे पास दिन कितने रह गए? सितंबर तो खत्म, आप ये समझो कोर्स हम नॉर्मली 1 से 1.5 महीना पहले कंप्लीट, तो टेक्निकली स्पीकिंग वी हैव 4 मंथ्स। कितने दिन हो गए? 120 दिन। एक 450 घंटे को अगर मैं 120 दिन से डिवाइड करूं प्यारे बच्चों, मेरे पास क्या आंसर आएगा? हाँ जी यार, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट यार, 4-4.5 घंटे आएंगे हमारे पास। एटलीस्ट हमने हर दिन कितने घंटे पढ़ना होगा? हमने 4 घंटों में इसको समझने के लिए, इट मींस हमने हर दिन 4 घंटे की क्लासेस लेनी होगी। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि 120 दिन कंसेक्यूटिव क्लासेस हो, 7 के 7 दिन ऑडिट, 7 के 7 दिन FR2? तो अगर इस 120 को मैं और डिस्काउंट कर दूं तो ये नॉर्मली मेरे पास कितने पे आ रहा होगा? ये 75 या टेक्निकली स्पीकिंग 80 डेज तक आ रहा होगा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, मुझे दिन में कितने घंटे की क्लासेस लेनी पड़ रही होंगी? तो 6 घंटे की क्लासेस लेनी पड़ रही होंगी। अब क्या आप 6 घंटे घर पे बैठ के लैपटॉप पे 6 घंटे की क्लासेस ले सकते हैं? मेरा एक सिंपल सा सवाल है आपसे, अल्टीमेट करना चाहिए आपने। देखें, मुझे एक मेरे जो अंकल है उन्होंने मुझे एक बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि यार अगर अपने आगे की जिंदगी अच्छी करना चाहते हो और सुकून की करना चाहते हो, तो ये जो लाइफ है ना तुम्हारे पास, ये जो टाइम पीरियड है, ये स्ट्रगलिंग फेज है, इसमें स्ट्रगल कर लो। लेकिन अगर अभी तुमने अय्याशियों में और आवारागर्दी में और दोस्ती यारी में और इन सारी चीजों में सारा टाइम स्पेंड कर दिया, तुम्हारी अभी का टाइम तो अच्छा गुजर जाएगा, लेकिन आगे के जो 30 साल है वो तुम्हारे बड़े स्ट्रगलिंग फेज में गुजरेंगे। सिंपल सी इक्वेशन है यार कि अगले 3-4 साल में मेहनत कर लूं तो मेरे आगे के 30-40 साल अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इन 3-4 साल को सिर्फ अच्छा करने की कोशिश कर लूं, मैं आगे के 30-40 साल मेरे बर्बाद ही होंगे। और आप याद रखिएगा, आप सीए कर रहे हैं, आप बीकॉम नहीं कर सकेंगे फिर। तो खानदान वाले क्या कहेंगे कि यार, और एक चीज है और ये मुझे पर्सनली बड़ा मेरे दिल से अटैच है ये चीज। लाइक माय फादर वाज, वालिद साहब मेरे कहते थे कि मेरा बेटा जब मैं सीए में एडमिशन ले रहा था तो मेरा बेटा क्या कर रहा है, पूरी सीए की जर्नी प्यारे बच्चों अगर आपने अचीव करनी है ना, बस इस एक वर्ड को आप रिमूव कर दो, दैट्स इट।
टर्न दिस इनटू मेरा बेटा सीए कर रहा है, नहीं मेरा बेटा सी है या मेरी बेटी सी है। बस ये पूरी जो आपकी 6 साल की जर्नी होगी जिसमें आप गंजे हो जाएंगे और अजीब हालत हो जाएगी आपकी, कोई लड़की आपको देने के लिए तैयार नहीं होगा, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इस पूरी जर्नी में सिर्फ आप एक वर्ड रिमूव कर देंगे और वो वर्ड क्या होगा? दैट वर्ड इज कर रहा। आई मीन आपने ये चीज को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देना है कि यार मैं सीए कर नहीं रहा, मैं सीए हूं क्या। यहां तक बात आपको समझ आती है? तो पूरी जर्नी है। कब तक अपने बाप से यही बुलवाते रहेंगे कि मेरा बेटा, और ऐसे कितने लोग हैं जो बाप बन गए लेकिन अब तक वो सीए कर रहे हैं। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा प्यारे बच्चों उसको अंडरस्टैंड करिएगा। एक आप प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, लाइक सर एमपी ने कहा, जब आप निकलते हैं 10 बंदों से मिलते हैं, आप चीजें सीखते हैं, और जब आप चीजें सीखते हैं तो वो जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो घर बैठ के आपको कभी भी नहीं मिल सकेगा। अनलेस कोई कमिटमेंट है, कोई फैमिली कमिटमेंट है, कोई बहुत ज्यादा मसला है, एक्सक्यूज है, दैट्स इट, कोई मसला की बात नहीं। बट आगे आपने घर बैठ के करना क्या है, मुझे ये बता दो। सिंपल सा सवाल है, आपने घर बैठ के करना है क्या? अभी आपका टाइम किस चीज का है? पढ़ने का टाइम। जब पढ़ने का टाइम है तो मेरी सजेशन है फिर ये पूरा टाइम आपको पढ़ाई के लिए ही एलोकेट करना है। और जब सुबह आएंगे कैंपस, शाम में जा रहे होंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, रात में 1-2 घंटे रिवाइज कर लिए। जहां 3-4 दिन के लेक्चर्स आपके ड्यू होना स्टार्ट हो गए ना प्यारे बच्चों, द गेम इज ओवर। एक्रूवल बेसिस पे आज ही रिकॉग्नाइज कर लें कि आप फेल हो चुके हैं। बात समझ आती है? एक्रूवल बेसिस पे आप आज एक एंट्री पास कर देंगे जी, आप फेल। तो बस अगर आज 4 लेक्चर छूटे ना, 4 महीने बाद 40 लेक्चर छूटे हुए होंगे हर सब्जेक्ट के। और फिर यही हो रहा होता है, 3 की स्पीड से आप लेक्चर देख रहे होते हो। तो 3 की स्पीड से आप लेक्चर देख रहे होते हो, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस के सारे लेक्चर्स मैं आपको फ्री में देता हूँ। घर बैठ के देखो और बन जाओ डॉक्टर। कैन यू इमेजिन? I mean, जब आप वो नहीं कर सकते, हाउ यू आर थिंकिंग टू डू अ सीए? आप समझ आ रही है आपको? ऑल्दो वी हैव बोथ द ऑप्शन, प्लान आई भी है, प्लान क्यू भी है, जो आपके लिए कन्वीनियंट लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई चीज मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से छेती, बिकॉज नमाज का टाइम भी हमारे पास ड्यू हो चुका है। कोई और सवाल? फायर सब यहाँ पे जी मेरे भाई। आईक्यू क्या करता है, जब बैच स्टार्ट हो रहा होता है तो बैच स्टार्ट होने से पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, सही है। और वो YouTube में भी अवेलेबल है, सही है। तो अभी भी अगर तुम्हारे पास टाइम है वो YouTube के लेक्चर से प्ले कर सकते हो। बट ऐसा नहीं होगा यार कि अगर आपको सर एमक्यू और कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हो और आपको डेबिट क्रेडिट ही नहीं पता, तो वो खुद नहीं पढ़ाएंगे। वो पहले ये चाहेंगे कि यार बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट, तो उसका एक पूरा कोर्स होता है और वो कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स होता है हमारी तरफ से, यार आपको एटलीस्ट वो जो अकाउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका हो जाए। क्लियर हो गया हम सारे यहाँ पे? और कोई सवाल दोस्त? क्लियर है उस पर? और कोई सवाल? कोई और सवाल आपने कुछ कहना सर? चलिए आप, थैंक यू सो मच। क्लासेस हमारी इंशाल्लाह ग्रुप ए की वेडनेसडे थर्सडे स्टार्ट हो रही है, ग्रुप बी की भी इंशाल्लाह इसी वीक से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कोई भी और क्वेरीज हो, एडमिन या हम लोग बाहर अवेलेबल होंगे, आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।